तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर। कल वाले लेक्चर में अपनों ने भील जनजाति के ऊपर डिस्कस करा था, ठीक है। तो आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा इतना तो। पर आज वाले लेक्चर पर हम शुरू से जनजाति स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भील जनजाति वाला रिवीजन फिर से हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में जनजाति जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखता है। जनसंख्या के मामले में, ना कि प्रतिशत के मामले में, याद रखना। जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रथम नंबर पर आता है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो है मध्य प्रदेश, प्रतिशत में मध्य प्रदेश पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में 13वें स्थान पर आता है। कितने नंबर? 13वें स्थान पर आता है। ये सारी चीजें अपन कल वाले लेक्चर में देख चुके थे। अगर मध्य प्रदेश की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करो तो कितनी? 7 26 26 809 है। कितनी? 7 26 26 809 है। 7 26 26 809 में से अगर जनजाति जनसंख्या की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलती 21.1%। कितनी? 21.1%। ये सभी अपन देख चुके थे। इसके अलावा अगर अब अनुसूचित जाति की बात करोगे तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिलेगी 15 और कुछ 6% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, क्योंकि जनजातियां पढ़ रहे इसलिए उसी के ऊपर फोकस कर लेते। तो जनजातियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 21.10% हो जाएगा। अगर ओवरऑल इसकी बात करें अपन, किसकी ओवरऑल बात करें अपन? इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में? इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगी कुल पॉपुलेशन की 8.6% कौन सी? एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी इंडिया के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो 8.6% देखने को मिलेगी। अगर मध्य प्रदेश में देखा आप लोगों ने, मध्य प्रदेश में कितने देखने को मिली थी? 21.10%। ठीक है। अगर 21.10% मध्य प्रदेश की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, अगर ओवरऑल पूरी भारत की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए किसके, कि पूरी भारत में जितनी जो 8.6% पॉपुलेशन पाई जाती है एसटी की, इनमें से मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लगभग 14%। कितनी? इसके ऊपर कुछ परसेंटेज वो अपन देख लेंगे। लगभग कितनी? 14% के आसपास आपको कुल पॉपुलेशन देखने को मिलती। ये सभी अपन कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा अपनों ने क्या देखा था? इसके अलावा अपनों ने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल जो है एसटी की जनसंख्या 2003 से पहले हुआ करती थी 46 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 46 हुआ करती थी। पर 2003 के बाद क्या हुआ? 3 जातियों को जो है एसटी की सूची से हटा दिया गया। उसमें अपनों ने देखा था कौन सी 3 जातियां? कीर, मीणा और पारधी अपनों ने देखी थी। तो अब कितनी बची? 43 एसटी की जो है कुल जातियां अपने यहाँ बची। उसके अंतर्गत अपनों ने एक और देखा था पीवीजीटी ट्राइब के बारे में भी समझा था। ठीक है। तो पीवीजीटी ट्राइब की अगर कुल जनजातियों की बात करोगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको 75 देखने को मिलती। कितनी? 75 देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो पीवीटीजी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आपको शामिल है कुल 3 जनजातियां। कौन सी? बेगा, सहरिया और भारिया। अगर आपसे पूछ ले कि पीवीटीजी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां शामिल है, मतलब पिछड़ी जनजातियों के, तो कितनी हो जाएगी पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में? 3 हो जाएगी। कौन सी? बेगा, सहरिया और भारिया आपकी हो जाएगी। ये सब अपन देख चुके थे। 43 में से 3 हो गई, 3 हट गई 2003 में, कीर, पारधी वगैरह ये सब अपन देख ली। अगर अनुसूचित जनजाति के मामले में अपन बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पहला नंबर कौन किस स्टेट का आ जाएगा? तो मध्य प्रदेश में पहला आ जाएगा आपका धार। कौन सा आ जाएगा? धार आ जाएगी। ये सब देख चुके थे। और सबसे कम पॉपुलेशन एसटी की बात करेंगे तो किस में आ जाएगी? पिंड जिले में आपको देखने को मिलेगी। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो अलीराजपुर में, और सबसे कम किस में देखने को मिलेगी? भिंड में। ठीक है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे कि नगरों में जो है जनजातियां कहाँ सबसे ज्यादा निवास कर रही, तो आपका आंसर फिर भिंड हो जाएगा। क्लियर? ये सभी अपन देख चुके थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो है डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी, मध्य क्षेत्र में कौन सी और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी। पढ़ चुके थे पर शुरू से स्टार्ट करें ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखो, उत्तरी क्षेत्र में आपको 3 जनजातियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? सहरिया देखने को मिलेगी, खेरवार देखने को मिलेगी, और एक कौन सी देखने को मिलेगी? शोर देखने को मिलेगी। कौन सी? सहरिया, खेरवार और शोर देखने को मिलेगी। तो सहरिया मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ निवास करेगी? उत्तर की ओर निवास करेगी। इसी टाइप से खेरवार, ये भी उत्तर की ओर निवास करेगी, और शोर ये भी उत्तरी क्षेत्र में निवास करेगी।
इसी टाइप से अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, किसकी, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको दो जनजातियां देखने को मिलती है, भील देखने को मिलेगी और कौन सी, बंजारा देखने को मिलेगी। इसी टाइप से पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बेगा देखने को। बेगा आपको इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलेगी। इसी टाइप से अगर बात करें मध्य क्षेत्र में, गोंड हो जाएगी, पारधी हो जाएगी। इसी टाइप से दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, कोरकू हो जाएगी और भारिया हो जाएगी। ये डिवाइडेशन अपनों ने देख लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न आने की संभावना है कि जो है एक तरफ दिशा दे देगा, एक साइड पे जनजातियां दे देगा, आपसे मिलान करनी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो ये सभी देख चुके हैं कि कहाँ परिभाषा, भी शुरुआत के लेक्चर में अपन ये सारी चीजें देख चुके हैं। अनुसूचित जाति, अब संग्रहालय की बात कर लेते हैं। ये संग्रहालय भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। कहाँ से, संग्रहालय से भी प्रश्न आ सकते हैं। देखो मध्य प्रदेश जनजाति के मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संग्रहालय, वैसे तो अपन संग्रहालय कल्चर वाले लेक्चर में और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, पर आप मेन जो है यहाँ देख सकते हो। जैसे राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, छिंदवाड़ा में हो जाएगा। आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, खजुराहो में हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब मध्य प्रदेश के अगर मैप में आप जनजातियां देखोगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती, तो जिले वाइज भी आप देख सकते हो। मैप विजिबल है, क्लियर, ये देखो और अच्छे से नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करें किसकी, सहरिया जनजाति, किसकी, सहरिया जनजाति, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती। ये देखा था आपने। कौन कौन से जिले हो जाएंगे, श्योपुर हो जाएगा आपका, एक ग्वालियर हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, शिवपुरी। तो कितने जिले हो गए, तीन हो गए। कौन कौन से हो गए, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया और कौन सा हो गया, शिवपुरी आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से अगर अपन बात करें किसकी, खेरवाड़ जनजाति की, तो खेरवाड़ जनजाति क्या करती, बेसिकली खेर से कत्था निकालने का काम करती। ये इसका मुख्य व्यवसाय आपको देखने को मिलेगा। देखा था अपनों ने उद्योग पढ़े थे तब। तो ये आपकी देखने को मिलेगी दो जिलों में। कौन कौन से, छतरपुर हो जाएगा आपका और एक कौन सा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। इसी टाइप से एक जनजाति देखने को मिलेगी भील। ये मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर अर्थात मतलब पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती। इसी टाइप से आप जनजाति देखने को मिलेगी कोरकू। ये आपकी खंडवा और बैतूल में निवास करती। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये सभी भी अपन पढ़ेंगे अंदर। एक होती है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति आपको बेसिकली छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा जिले में आप जाओगे तो एक स्थान पड़ेगा आपको, कौन सा, पातालकोट। पातालकोट की बात करें तो ये जमीन से कैसा, एकदम नीचे वाला क्षेत्र है, एकदम खाई वाले रीजन में बसा हुआ है। 12-13 गांव इनके बेसिकली वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो कहा, पातालकोट छिंदवाड़ा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोल जनजाति की बात करें तो ये सीधी शहडोल में देखने को मिलेगी। सोर जनजाति की बात करें तो ये आपको कैमूर हिल्स में देखने को मिलेगी। बेगा जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में देखने को मिलेगी। और पारधी जनजाति की बात करें तो ये रायसेन में देखने को मिलेगी। हालांकि अब पारधी को तो हटा दिया गया, अपनों ने पढ़ा था ना, फिर भी अपन इसको कहीं कहीं किताबें कंसिडर करती, इसलिए भी अपन इसको अभी मान रहे हैं जनजाति। नहीं तो अपनों ने शुरू में ही देखा था कील, पारधी वगैरह को एसटी से हटा दिया गया। ठीक है, ये अपनों ने देखा था कि कहाँ परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 366 के खंड 25 में इसकी परिभाषा दी गई है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 342 का प्रयोग करके किसी भी जाति को जो है अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। इसी के बाद अपनों ने देखा था कि आर्टिकल आपके संविधान का आता है 338 है, जहां आपको देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजाति आयोग देखने को मिले। जब आयोग पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे कि स्थापना कैसे हुई, कौन कौन सदस्य होता है, अभी तक कितने सदस्य रहे, इसका मुख्यालय क्या है, इसके कार्य क्या है, इन सभी के ऊपर अपन आयोग वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको काम का इतना है। अगर मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन की बात करोगे तो कितने, 726-26-809 आपको कुल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी। 726-26-809 में से अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन कितनी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1,53,00,000 के आसपास देखने को मिलेगी। 1,53,784। आंकड़ा याद रह जाए तो बढ़िया है, मेंस में आपके काम आ सकता है, आप लिख सकते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कितने, 1,54,16,784 आपको कुल पॉपुलेशन देखने को मिलती। इसी टाइप से अगर बात करें परसेंटेज की तो कितना हो जाएगा आपका, 21.1% याद रख लेना, आसानी हो जाएगी। कितना, 21.10% में देखने को मिली। कुल 46 थी 2003 से पहले, 3 हटा दी, कीर, मिनाव,
पारधी हो गई है ना, ये अपनों ने देख ली। अब देखो 3 को अब बची कितनी, 43 बची। अगर अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात की अगर बात करें, किसकी लिंगानुपात की, तो आपको इसका लिंगानुपात देखने को मिलता है कितना, अनुसूचित जनजातियों का देखने को मिलता है आपको 1021, कितना, 1021 देखने को मिलता है। 3 पिछड़ी जातियां देखी थी अपनों ने, बेगा, सहरिया और भारिया, बस वही भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जातियां घोषित किया गया। इसी टाइप से कुछ आंकड़े और दिए गए, तो इस पे आप नजर डाल लेना। क्लियर है कि कौन सी क्या है। मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती। अगर उनमें सर्वाधिक पॉपुलेशन की बात करोगे कि सर्वाधिक पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती, तो आपका आंसर क्या हो जाए, भील जनजाति पाई जाती। कौन सी, भील पाई जाती। ठीक है, क्लियर है, कौन सी पाई जाती है, भील। और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करोगे, किसकी, भारतीय परिप्रेक्ष्य की, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको सबसे बड़ी जनजाति देखने को मिलेगी गोंड जनजाति। कौन सी, ये सभी अपन डिस्कस कर चुके थे। क्लियर, अब बात करते हैं आगे। अब एक एक करके सभी जनजाति के ऊपर डिस्कस कर लेते। पहले डिस्कस करेंगे अपन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति के ऊपर। ये मध्य क्षेत्र वगैरह आप मैप में क्लियर है ना, एक बार इसको पढ़ लेना, ताकि आपकी अगर जनजाति क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मेंस में आपसे पूछे तो आप आंसर देने में क्या रहो, कैपेबल रहो। ठीक है, भील जनजाति के बारे में बात करने वाले अपन। देखो, भील जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति देखने को मिलती, जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में निवास करती। क्लियर, इसकी आपको कुछ उपजातियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, जैसे देखने को मिलेगी भील, भिलाला, उजला, तड़वी, बरेला जैसी जनजातियां देखने को मिली। कौन सी, पटालिया, बरेला, भिलाला, तड़वी। इसको पटालिया भी बोलते हैं और पटेलिया भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी और पटेलिया देखने को मिलती। विवाह की अगर कोई भी जनजाति पढ़ेंगे तो कुछ डायमेंशंस में अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे जनजाति कहाँ पाई जाती, कौन कौन से जिले में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे अपन कौन कौन सी उपजातियां इसके अंतर्गत पाई जाती, कौन कौन से नृत्य पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके अंतर्गत त्योहार होते हैं। ठीक, ये देखेंगे। इनमें विवाह की कौन कौन सी पद्धतियां होती, ये देखेंगे अपन। और अपन देखेंगे कुछ विशेष तथ्यों के बारे में कि अगर इनमें कोई स्पेशल फैक्ट हो जो इस जनजाति को कुछ स्पेशल बनाता है, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, तो भील जनजाति की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा, झाबुआ वगैरह में निवास करती। कितनी उपजातियां हो गई इसकी, 5 उपजाति आपको याद कर ली। कौन कौन सी, पटालिया, बरेला, भिलालिया, उजला और तड़वी आपको याद करनी। क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब देखो, इनका एक विवाह उत्सव होता है, एक भगोरिया पर्व होता है। भगोरिया इनका एक पर्व होता है। अगर पर्व पूछे तो भी भगोरिया, और अगर विवाह पूछे तो भी भगोरिया आपको लगाना है कि भगोरिया में बेसिकली एक त्योहार होता है, उसमें ही ये विवाह वगैरह करते हैं। कल वाले लेक्चर में अपनों ने इसके ऊपर डिस्कस करा था, आज फिर वो डिस्कस कर लेते। भगोरिया इनका मेन पर्व होता है। कौन सा, भगोरिया देखने को मिलता। भगोरिया पर्व की स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इनके एक प्रमुख देव होते हैं राजा पंथा, है ना। तो राजा पंथा की पहले पूजा करते हैं और फिर भगोरिया पर्व स्टार्ट हो जाता है। अगर इनके समय की बात करोगे तो होली से 7 दिन पूर्व लगता है। कैसे लगता है, होली से 7 दिन पूर्व आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश के ओवरऑल 20 क्षेत्र ऐसे जहाँ आयोजित किया जाता है, पर झाबुआ और अलीराजपुर में आयोजित किए जाने वाला भगोरिया प्रमुख रूप से ज्यादा फेमस देखने को मिलता है। क्लियर है, अगर बात करेंगे भगोरिया पर्व की, तो भगोरिया पर्व के आपको 3 चरण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चरण आता है आपका गुलालिया। कौन सा देखने को मिलता है, गुलालिया। दूसरा देखने को मिलता है गोल गधेड़ो। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, उजाड़िया। क्लियर है, तो कितने टाइप हो गए, 3 हो गए। आपसे कोई पूछ ले कि भगोरिया पर्व के कितने टाइप होते, तो आपको 3 होते। कौन कौन से होते हैं, गुलालिया होता है, गोल गधेड़ा होता है और उजाड़िया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, अब बात करते हैं किसके, एक एक करके इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो अपन कल्चर वाले सेक्टर में इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले। बात करते हैं गुलालिया पर्व की, किसकी, गुलालिया की। तो गुलालिया में बेसिकली क्या होता है, ये एक विवाह का प्रस्ताव होता है। बेसिकली मेला लगता है, तो वहां क्या करते हैं, मनचले पुरुष मंचे स्त्री को लुभाने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्त्री को गुलाल लगाने का प्रयास करते हैं। गुलाल लगाने के बाद उनको एक पान ऑफर किया जाता है, जो पान रहता है खाने का।
वो पान ओवर किया जाता है। अगर लड़की ने पान खाना एक्सेप्ट कर लिया, क्या कि हाँ लड़की ने बोल दिया कि हाँ मैं पान खा लूँ, तो उसका प्रपोजल क्या किया जाता है, एक्सेप्ट मान लिया जाता है कि हाँ लड़की को वो पुरुष पसंद है और उससे विवाह करने के लिए वो लड़की राजी। जैसे ही पान खा लेते उसके बाद वो जंगल में भाग जाते, फिर थोड़े समय के बाद आते और फिर घर वाले उनकी शादी करवा देते बेसिकली। तो ये पूरा आपका गुलालिया हो गया। इसी टाइप से गोल गधेड़ों की बात करते, तो गोल गधेड़ों भी एक इनका विवाह का एक त्योहार या तरीका होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि जो साहसी पुरुष है, जो वीर पुरुष है, उसका चयन करना इसका मेन उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसके चारों ओर स्त्रियां उसे घेर लेती, ठीक है। अब पुरुष को क्या करना होता है, उस स्त्रियों के घेरे को तोड़कर उस पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है। अगर पुरुष वो स्त्रियों के घेरे को तोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इसके बीच में उसमें बहुत सारे अवरोध भी आते हैं, जैसे स्त्रियां उसे डंडों से पीटती है, मारती है और रोकने का प्रयास करती है कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाए, क्लियर। तो ये कुछ चलता है। जैसे पेड़ पे वो चढ़ गया है ना, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ने के बाद उस पुरुष का क्या रहता है कि उस पुरुष के पास स्वतंत्रता रहती, स्वतंत्रता रहती कि वो जितनी भी लड़कियां उस घेरे में थी उनमें से किसी भी जो है लड़की को चयन करके उससे विवाह कर सकता है। ये कुछ इसका गोल गधेड़ो विवाह का होता है। ये पूरी प्रोसेस चलती, उसके बाद जो है लास्ट का दिन होता है उजाड़िया। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, उजाड़ना मतलब खत्म करना। तो इसमें क्या होता है, मेला खत्म हो जाता है, उसी को उजाड़िया कहा जाता है। क्लियर है ना। 6-7 दिन का पर्व होता है, 2 दिन गुलालिया, 2 दिन उजाड़िया, 2 दिन ये भगोरिया और 1 दिन उजाड़िया, ऐसा कुछ इसका पूरा सिस्टम रहता है। 3-3 दिन का रहता है बेसिकली, 3 दिन गुलालिया, 3 दिन उजाड़िया, 1 दिन। हाँ तो होता है ना, बहुत बड़ा त्योहार होता है, लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं इस प्रकार के पर्व, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अगर इनके प्रमुख देवता की अगर बात करें, तो इनके प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं कौन से, राजा पंथा, भीलट देव और बाबा डूंगर देखने को मिलते हैं। कौन से, राजा पंथा, भीलट देव और बाबा डूंगर देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका नृत्य, भगोरिया। वही मैंने बोला ना, इनके त्योहार पूछ ले, विवाह का तरीका पूछ ले, आपको भगोरिया आंखें बीच के लगा के आ सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश और भारत की कैसी, अब देखो मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी जनजाति, अब ये भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति हो गई, कैसे, जनसंख्या के मामले, क्लियर। 2-3 टाइप से आप जनसंख्या जो है भारत की या मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में बात कर सकते हो। एक देखोगे आप तो पॉपुलेशन के मामले में, है ना। एक देखोगे जनजातीय समूह के मामले में, समूह इन द सेंस की मतलब एक जगह इकट्ठे रहते, उस टाइप को जनजातीय समूह बोल देंगे। तो समूह में देखोगे मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। कौन सी, गोंड हो जाएगी। और पॉपुलेशन वाइज बात करोगे तो कौन सी हो जाएगी, भील हो जाएगी। क्लियर है, जनजाति समूह में अलग होगी और जनजाति पॉपुलेशन में आपकी अलग देखने को मिलेगी। ये चीजें आपको जो है क्लियर करते चलना है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी झूम कृषि की। तो इनका जो है जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक स्पेशल प्रकार की कृषि करते हैं, उसे चिमाता कहा जाता है। बेसिकली झूम कृषि का एक टाइप होता है। झूम कृषि क्या होती है, सर जो है 7 यूनिट पढ़ा रहे, कृषि उत्पाद तकनीक एक टॉपिक है, उसमें और अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाने वाले, पर मोटा मोटी थोड़ा बहुत समझ लो कि क्या होती। बेसिकली एक जंगली क्षेत्र होता है जहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे होते। ये क्या मानते, जो जनजाति लोग, ये धरती माँ को जो धरती को अपनी माँ के समान मानते, और उस पे हल चलाना क्या समझते, पाप समझते हैं, कि इस पे हल चलाएंगे तो हमें पाप लगेगा, इस टाइप की इनकी एक धारणा होती। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, उस जो क्षेत्र होता है जहाँ जंगल है उसको पहले से पेड़ों को काट देते, फिर उसमें क्या लगा देते, आग लगा देते, ताकि वो क्षेत्र क्या हो, साफ सुथरा हो जाए, जो पेड़ के टुकड़े बच गए वो जल जाए, क्लियर। उसके बाद क्या करते, फावड़ा या फावड़ा रहता है अपना, वो हो गया, या कुछ हाथों से ऐसे कुदाल से ऐसे क्या करते हैं, उसको थोड़ी बहुत जमीन को खोदते हैं और फिर वहां कृषि करते हैं। और एक बार कृषि करने के बाद उस क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे क्षेत्र की ओर मूव कर दिया जाता है। इस टाइप की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, चिमाता के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब तो भील लोग किसके संपर्क में आ गए, जो है दूसरी जनजातियों के संपर्क में आ चुके हैं। तो उनमें कुछ रीति रिवाजों में परिवर्तन आ चुका है। जैसे बेसिकली देखोगे अब भील लोग भी स्थायी कृषि करने लग गए। देखोगे आप कि अब उनकी भी जमीन होती, वह भी खेत जुताई करते पूरा। तो ये वाली जो है एक्सट्रीम कंडीशन उन लोगों के साथ लागू होती जो अभी भी दूर दराज क्षेत्रों में ले रहे हैं और जो है अभी तक लोगों के संपर्क में नहीं आ सके, और या अपनी जो प्राचीन परंपरा रीति रिवाज को लेकर अभी तक चले हुए हैं, उनके साथ ये कंडीशन लागू होती। छिमाता क्या होगी, बिलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है,
चिमाता के नाम से जाना जाता है। इसी टाइप से इनका प्रिय पदार्थ होता है ताड़ी। क्या होता है ताड़ी? ताड़ी बेसिकली एक पेड़ होता है, उससे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, नशीला पदार्थ होता है, उसका ये सेवन करते हैं, उसे ताड़ी बोला जाता है। तो भीलों का प्रिय पदार्थ क्या हो जाएगा? ताड़ी हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें खाने में जैसे मक्की की रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आपको देखने वाला जो मक्की को जो है दरदरा पीस कर उसकी एक रबड़ी बनाई जाती है, तो रबड़ी भी इनको बहुत अच्छी पसंद होती है, मतलब इनका प्रिय भोजन होता है। कभी ऐसे कहीं जनजातीय क्षेत्र में आपका जाना हुआ तो एक बार इनके हाथों की रबड़ी जरूर टेस्ट करके देखना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाते हैं ये लोग। ठीक है। गहना प्रिय जनजाति होती है। कैसे? इनको आभूषण बड़े प्रिय होते हैं। महिलाएं देखना आप, जनजाति महिलाएं बहुत सारे आभूषण जो है पहनती, जैसे पैरों में अलग प्रकार के आभूषण, गले में अलग, टेटू भी बहुत सारे बनाती है ना, तो वो भी देखेंगे अपन। इसके अलावा एक जैसे इनके ऊपर जानकारी के ऊपर जो है काफी स्टडी करी एक व्यक्ति ने, जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। एक आदमी गए टीबी नायक साहब, टीबी नायक साहब गए और इनसे काफी जुड़े हुए थे, इनसे गए, इनके साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया और समय व्यतीत करे कि इनके ऊपर एक किताब ही लिख डाली। उस किताब को उन्होंने नाम दिया कौन सा? द भील पुस्तक। कौन सी? द भील पुस्तक। किसने? टीबी नायक ने पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने भीलों को किस नाम से जाना? वन पुत्र की संज्ञा दी। साथ ही वन पुत्र की संज्ञा दी, ये याद करना। इसके अलावा एक और इतिहासकार अपन पढ़ेंगे, टालमी। उन्होंने भीलों को तीर अंदाज की संज्ञा दी। किसकी? जब नर्मदा नदी पढ़ रहे थे तब एक फैक्ट लिखा था कि टालमी ने नर्मदा नदी को नामोदास कहा है। तो टालमी वहां पढ़ा था ना, वही टालमी। टालमी के बारे में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री में अपन देख लेंगे कि इसने किस किस क्षेत्रों की कौन कौन से नाम का, क्या पता वहां यहाँ से आपके प्रश्न आ जाए, तो इसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। इतिहासकार कर्नल टोड ने क्या कहा? वन पुत्र की संज्ञा दी। और टीबी नायक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये आपकी द भील स्टडी हो जाएगी। क्लियर? ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है भील जनजाति को जो है वन पुत्र की संज्ञा दी, तो क्या हो जाएगा? कर्नल टोड हो जाएगा। इसके अलावा भीलों की जो है अपने नीमच क्षेत्र में एक जो है नंदना प्रिंटिंग नाम की साड़ियां बनाते हैं, वो भी काफी फेमस है। इसी टाइप से अलीराजपुर वाले रीजन में जाओगे तो यहाँ पे एक पंजादरी बनाते। कौन सी? पंजादरी। वो भी काफी फेमस हुआ करती। माही नदी पढ़ रहे थे, वहां अपनों ने एक मेले के बारे में चर्चा करी थी, वेणेश्वर मेला। त्रिवेणी संगम के बारे में चर्चा करी थी। उसी त्रिवेणी संगम पर एक मेला लगता है, वेणेश्वर मेला लगता है। उस वेणेश्वर मेले को किस नाम से जाना जाता है? भीलों का कुंभ कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेणेश्वर मेला को जो है भीलों का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक पेंटिंग काफी फेमस हुआ करती। ये क्या करते? बेसिकली पिथोरा भित्ति चित्र, नाम से स्पष्ट है कैसे होते? दीवालों पर बनाए जाने वाले चित्र होते। कैसे? दीवालों पर बनाए जाने वाले चित्र होते। इसमें क्या करते? बहुत सारे डायग्राम बनाए जाते हैं, जैसे हाथी का, घोड़े का, और एक एक पशु क्या करता है? इनके एक एक देवता को इंडिकेट करता है ना। ऐसे दीवालों में बहुत सारे डायग्राम बना दिए, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, इस टाइप के बहुत सारे डायग्राम होते हैं। नेट पे सर्च करके देखना, आपको बहुत अच्छी पेंटिंग लगती है दिखने में। बेसिकली उसमें जो पशु बनाए जाते हैं वो एक पशु एक देवता, इनके एक पर्टिकुलर एक देवता को इंडिकेट करता है ना। तो इसके आगे चलकर जो एक प्रसिद्ध कलाकार हुए जिनका नाम क्या है? पेमा फत्या हुए। पेमा फत्या ने इस पेंटिंग को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाने में काफी मदद करी। तो आपसे पूछ लेगा पेमा फत्या किस संबंधित है, तो किससे? पिथोरा भित्ति चित्रकला से संबंधित। और ये पिथोरा भित्ति चित्रकला किससे संबंधित है? आपका आंसर क्या हो जाए? भील जनजाति से संबंधित देखने को मिलती। क्लियर? ये क्लियर? पेमा फत्या हो गया, पिथोरा भित्ति चित्रकला से संबंधित है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी एक लेडी जिनका नाम है दुर्गाबाई व्याम। जनजाति व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब उनके बारे में और डिस्कस करने वाले इसी लेक्चर। दुर्गाबाई व्याम के बारे में देखोगे आप तो दुर्गाबाई व्याम जो है वो भी किससे संबंधित है? वो भी पिथोरा भित्ति चित्रकला से ही संबंधित देखने को मिलती। कौन से? पिथोरा भित्ति चित्रकला से ही आपको संबंधित देखने को मिलती। और उन्हें भी हाल ही में जैसे 2020 में प्रश्न पूछा था, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भीली लेडी पिथोरा चित्रकला से संबंधित है। ये सारी चीजें होने वाली। अब बात करते हैं दूसरी जनजाति की, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के बारे में क्या पढ़ा? एक जनजातीय समूह के मामले में कौन सी? मध्य प्रदेश की और भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको देखने को मिलती। क्लियर? और देखते हैं इसके ऊपर। और देखो इसकी विवाह पद्धतियों की बात करें अपन, तो विवाह पद्धतियां इसके अंदर देखने को मिलती कौन सी? दूध लोटा विवाह आपको देखने को मिलता है, लम सेना विवाह आपको देखने को मिलता है। कौन सा? दूध लोटावा, लम सेना और पठोनी विवाह देखने को मिलता है। अब एक एक करके इन तीनों विवाहों के ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या कौन किस विवाह में किस टाइप से क्या क्या चीजें देखने को मिलती। ठीक है, इससे पहले अपन
एक पॉइंट अपना छूट गया, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, किसमें, भील जनजाति। तो भील जनजाति में आपको इससे पहले एक पॉइंट ऐड कर लेना नोट्स में अपने। भील जनजाति में क्या पाई जाती है, दापा प्रथा पाई जाती है। कौन सी, एक दापा प्रथा पाई जाती है। बेसिकली ये क्या होती है, दहेज प्रथा होती है, दहेज प्रथा होती। और इसके उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, साथीदार अभियान। इसके उन्मूलन के लिए क्या, कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। इसको जो है ऐड कर लेना नोट्स में अपने, ठीक है। कौन सा अभियान चलाया, साथीदार अभियान इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। दापा प्रथा किसमें, दहेज प्रथा से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दापा प्रथा किस प्रथा, किससे संबंधित हो, दहेज से संबंधित, और इसके उन्मूलन के लिए कौन सा सरकार साथीदार अभियान चला रही है। ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं किसके ऊपर, गौड़ जनजाति के ऊपर बात कर लेते एक एक करके कि गौड़ जनजाति क्या है, किस किस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। कौन कौन सी विवाह पद्धतियां इसके अंतर्गत पाई जाती। तो अगर गौड़ जनजाति की अपन बात करेंगे, किसकी, गौड़ जनजाति, तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के कौन सा, मध्य क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, ये पढ़ा था अपनों ने। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करोगे, ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश है ना, ये, ठीक है, इस टाइप से मध्य प्रदेश ठीक। तो ये यहाँ से कौन सी जा रही है, नर्मदा नदी जा रही कि नहीं जा रही। तो इस नर्मदा नदी के इस ओर और इस ओर, मतलब नर्मदा नदी का जो एरिया है अपना, उसके दोनों ओर निवास करने वाली ये जनजाति होती है, लगभग मिडिल में निवास करती है, इस वाले रीजन में ही निवास करेगी। तो नर्मदा घाटी के कौन से, दोनों ओर निवास करने वाली जनजाति। क्लियर है इतना कि नहीं है। तो ये देखो, ये क्लियर है। इसके बाद इनकी विवाह की पद्धतियों की अगर बात करें, तो इनकी विवाह की आपको जो है 3 पद्धतियां देखने को मिलती है। एक देखने को मिलता है आपको कौन सा, दूध लौटावा विवाह। कौन, दूध लौटावा विवाह। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो है ममेरे पुपेरे भाई बहनों की क्या कर दी जाती, शादी कर दी जाती। मतलब मामा की लड़की बुआ का लड़का, बुआ की लड़की मामा की लड़की की शादी कर दी जाती। ममेरे फुपेरे भाइयों का जो विवाह होता है वो कुछ कैटेगरी में रखा जाएगा इनके अंतर्गत, दूध लौटावा विवाह में। दूध लौटावा मतलब भाई बहन आपस में क्या कर रहे हैं, दूध लौटा रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं। मतलब मामा बुआ के जो लड़के हैं और लड़की है आपस में क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। इसको दूध लौटावा विवाह के नाम से जाना जाता है। एक विवाह आता है लमसना विवाह, पढ़ा था आप लोगों ने, वधु मूल्य का प्रचलन में देखने को मिलता है। मतलब कोई भी लड़का विवाह करेगा तो लड़की को एक, या लड़की की जो पिता है उनको एक पर्टिकुलर, उनको एक राशि देनी पड़ती है ताकि उस लड़की से विवाह कर सके। अब ये राशि कितनी में हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, जितनी जिसकी क्षमता होती है इसके अकॉर्डिंग होती। इसी टाइप से लमसेना विवाह होता है। लमसेना विवाह में जैसे मान लो कि कोई पुरुष जो है वधु मूल्य देने में सक्षम नहीं है, मान लो गरीब है, वधु मूल्य देने में सक्षम नहीं हो पा रहा हो, तो विवाह तो करेगा, गरीब है तो, है ना। तो विवाह करने के लिए वो क्या करता है कि लड़की, एक शर्त पे उससे विवाह कर दिया जाता है उस लड़की का। वो शर्त ये होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर समय तक आके लड़की के पिताजी की यहाँ आपको सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, लमसेना विवाह के नाम से। तो लमसेना विवाह लड़का द्वारा लड़की के घर जाकर सेवा देने के उपरांत क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती। क्यों देता है सेवा, की वधु मूल्य देने में अगर सक्षम नहीं हो तो इस टाइप का विवाह आपका हो सकता है। लमसेना विवाह हो गया, ठीक है। एक होता है पठौनी विवाह, एक और कौन सा होता है, पठौनी विवाह होता है, ठीक है। याद कर लेना, पठौनी विवाह। पठौनी विवाह किससे संबंधित है, तो सॉरी, किससे आ जाएगा, गौड़ जनजाति संबंधित। कौन कौन से, दूध लौटावा, लमसेना और पठौनी विवाह देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, इसके अलावा अपन गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता की अगर बात करें, तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे आपके, जैसे बड़ा देव हो जाएंगे, नारायण देव हो जाएंगे। कौन से, बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर देखने को मिलते हैं। इसका डिवाइडेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां अपन लोहासुर के बारे में और चर्चा करें। कौन कौन से देवता देखने को मिलते हैं, लोहासुर या अगरिया। ये जो लोहासुर है ना, ये बेसिकली इसकी एक उपजाति पाई जाती, अगरिया जनजाति, उसके प्रमुख देवता होते हैं। क्लियर, तो 3 हो गए, बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी उपजातियों के वर्गीकरण। जैसे अपनों ने उसमें देखा था ना, कौन सी, भिलाला, पटेलिया, बरेला, उजला, तड़वी जैसे देखे थे ना। तड़वी क्या होते हैं, तड़वी भील होते हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, अपन कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका डिवाइडेशन आपको 2 आधार पे देखने को मिल सकते हैं। किस पर, 2 आधार पे। एक देखने को मिलेगा आपको व्यवसाय के आधार पर, और एक देखने को मिलेगा संपत्ति के आधार पर, ठीक है।
तो व्यवसाय के आधार पर 5-6 प्रकारों में बांटा जाता है। एक और अपन ऐड कर लेंगे तो आपको ये 5 प्रकार याद करने की जरूरत है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बेसिकली दे देगा आपको एक साइड पे कौन सी उपजाति और एक साइड पे उससे संबंधित कार्य दे देगा। मिलान करनी पूछ सकता है या पूछ सकता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे आता है कौन सा? पहला आती है उपजाति प्रधान। कौन सी आती है? प्रधान आती है। प्रधान करते हैं बेसिकली आपकी कौन सा? पूजा पाठ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रधान क्या करते हैं? पूजा पाठ करने का काम करते हैं। इसके अलावा आते हैं ओझा। ओझा करते हैं तांत्रिक कार्य करने वाले, क्या कहलाते हैं? ओझा कहलाते हैं। इसी टाइप से एक जनजाति आती अगरिया, जो क्या काम करती? लोहे का काम करती। ठीक है, इसी टाइप से एक जनजाति आती है सोलाहास, जो बड़े गिरी का काम करती। क्लियर है? और एक देखने को मिलेगी कोलाई भूतिस। कौन सी? कोलाई भूतिस। एक ऐड करने की बोला ना, वो ऐड कर लेना है, कोलाई भूतिस। कोलाई भूतिस बेसिकली ये काम करते हैं नाचने गाने का। तो डिवाइडेशन देखा आप लोगों ने, क्या क्या है? कोलाई भूतिस देखने को मिलेगा, ओझा देखने को मिलेगा, तांत्रिक देखने को मिलेगा। जो ओझा है वो तांत्रिक कार्य करने का काम करते हैं। अगरिया लोहे का कार्य करते हो। सोलह है। हम्म, क्लियर? अब बात करते हैं संपत्ति की बेसिस पे। संपत्ति की बेसिस पे आपको दो प्रकार का डिवाइडेशन देखने को मिलता है। कितना? दो प्रकार के डिवाइडेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आएंगे कौन से? राजगुण। एक होता है राजगुण और एक होता है दूरगुण। कौन से होते हैं? राजगुण और एक होता है आपका दूरगुण। राजगुण ऐसे होते हैं, राज मतलब राजा। राजा कौन होगा? जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी। तो राजगुण ऐसे गौंड व्यक्ति होते हैं जिनके पास संपत्ति थोड़ी ज्यादा होती, अधिक संपत्ति होती, अधिक जमीनें होती, तो उनको राजगुण कहा जाता है। और जो सामान्य श्रेणी के गुण होते हैं उसको या दुर्गुण या कम संपत्ति वालों को दूरगुण के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो कम संपत्ति रखने वाले दूरगुण कहलाते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर डिवाइडेशन देखा। व्यवसाय के आधार पर कोलाई भूतिस प्रधान ऊर्जा अगरिया सोलह और। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखा आप लोगों ने? अगरिया जनजाति क्या करती? लोहे का कार्य करती। इसीलिए इनके प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? लोहासुर हो जाएंगे। क्लियर? ये क्या काम करते हैं बेसिकली? जैसे लोहे के जो औजार बनाने होते हैं उनको धार देनी होती है, तो उसका काम ये अगरिया जनजाति के लोग करते हैं, है ना? ये क्या करते हैं? इनका जो लोहासुर है ना, इनका निवास मानते हैं। जो आग की भट्टियां लगाते हैं ना, उनमें इनका निवास माना जाता है। किसका? लोहासुर का माना जाता है। क्लियर? तो लोहासुर का निवास कहाँ हो जाएगा? आग की भट्टी में मानते हैं। क्लियर है? इनको जो है काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं और उड़द दाल का भेंट चढ़ाते हैं। किसको? लोहासुर को। लोहासुर को अगर ये जनजाति करते हैं, क्या करते हैं? काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं और किसका? काली दाल या उड़द दाल का भेंट भी चढ़ाते। काली दाल कौन सी? उड़द होती, तो बेसिकली उड़द का। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, क्षेत्रफल पर आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह। देखा था नहीं आप लोगों ने कि जनजाति समूह मतलब एक स्थान पे रह रहा है, तो जनजाति समूह के आधार पर पूछे तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। पॉपुलेशन के मामले में पूछे तो भील हो जाएगी। क्लियर? गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम ने शामिल किया। बेसिकली जैसे भील लोग भीली भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही गोंडी लोग गोंडी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं इनकी प्रचलित अपने काम की नहीं, अपनी बस कितनी गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने अपनी भाषा की श्रेणी में जो शामिल किया है, और इसमें अब किताबें भी छपने लगी। क्लियर? गुदना प्रिय जनजाति होती। ठीक है, और इनका मड़ई, इनका जैसे उनका भगोरिया त्योहार प्रमुख होता है ना, वैसे इनका एक प्रमुख त्योहार होता है मड़ई। कौन सा होता है? मड़ई देखने को मिलता है। और इनका मोहल्ला क्या कहलाता है? टोला कहलाता है। क्या कहलाता है? टोला कहलाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज देखो। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी किसी जनजाति, तो मैं क्या करूंगा, एक पेज पे लिख के अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको शेयर कर दूं। तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप देख लोगे क्या वहां से, है ना? जैसे परिवहन का मैंने बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी, तो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो जैसे परिवहन आपने पढ़ ही लिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे नेशनल एक्सप्रेस वे के ऊपर डिस्कस करा था अपनों ने परिवहन वाले, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ 4-5 नेशनल एक्सप्रेस वे की लेंथ वगैरह देख लेना आप। तो अब आपने तो सर्च किया नहीं होगा, नहीं किया, तो मेरे को ही देना पड़ेगा डाटा।
तो हम एक पेज पे लिख के या जो है नेशनल एक्सप्रेस वे के फोटो वगैरह जो भी जहां भी लेंथ मिलेगी वो आपको शेयर कर दूंगा। आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें आराम से लिखते जाना उसको। क्या पता इन नेशनल एक्सप्रेस वे की आपसे लेंथ पूछ ली जाए एग्जाम में। इसके अलावा और कुछ एडिशनल डाटा होगा परिवहन से संबंधित, वो भी आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें करनी है तो कुछ आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने, है ना। तो वैसे डाटा तो मैं प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, आपको बस याद ही करना है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश जनजाति समूह, ये क्लियर है। इनका प्रमुख त्योहार क्या होता है? मड़ई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मड़ई देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या? ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है जनजाति कहने की। मड़ई गोंड जनजाति जो है कहाँ निवास करती? नर्मदा नदी के दोनों ओर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति देखने को मिलती। इसके अलावा इसकी जो है उपजातियों के बारे में डिस्कस करा आप लोगों ने, कौन कौन सी है? तो कोलाई भूती, उसके बाद देखा अगरिया, देखा ओझा, देखा प्रधान, देखा। जो है व्यवसाय के आधार पर दो प्रकार में डिवाइड। व्यवसाय के आधार पर ये हो गया, संपत्ति के आधार पर किस दो पार्ट में देखा, एक राजगोंड एक धुरगोंड। राजगोंड ऐसे जिनके पास संपत्ति अधिक देखने को मिलती है और धुरगोंड ऐसे जिनके पास संपत्ति कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तीसरी मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति के बारे में, जो आपकी देखने को मिली कौन सी? कोल जनजाति देखने को मिलती। अब कोल जनजाति के विस्तार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिलों में? सीधी, देखो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये लाइन से तीन जिले हैं सीधी, इनमें निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां देखने को मिलती। इनकी उपजातियों की बात करें तो आपको उपजातियां देखने को मिलती रोहिया, रोतेले, भवतिया और रेवतिया। कौन सी? रोहिया, रोतेले, भवतिया और रेवते देखने को मिलती। कौन सी? रोतेला, भवतिया और, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? इनकी जो विवाह होते हैं वो हिंदू प्रथा अनुसार ही होते हैं। इनके प्रमुख देवता की अगर बात करें तो ठाकुर देव और सूर्य देव देखने को मिलते हैं। और कोल जनजाति का एक प्रमुख नृत्य होता है कोल देहका। क्या होता है? प्रश्न पूछा हुआ है कोल जनजाति। तो कोल देहका, कोल लगा हुआ है आगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, या फिर कोल नहीं दे तो खाली देहका नृत्य भी आपसे दे सकता है। तो देहका किसका हो जाएगा? तो कोल का हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते तीसरी बड़ी जनजाति, ये हो गया तीसरी, देखा ही बोला ही है मैंने। इसकी पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो गोहिया के नाम से जाना जाता है। और मुकद्दम, इसकी जो है पंचायत, उसका मुखिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया किस नाम से जाना? ये टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली बार वाली प्रीलिम्स में पूछा गया था, खुटिया पटेल किस पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है? सहरिया जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है ना, उसको खुटिया पटेल बोला जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसी टाइप से पूछ सकता है कि जो है मुकद्दम किस जनजाति के जो है, या किस जनजाति की पंचायत के प्रमुख को बोला जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोल जनजाति हो जाएगा। इनकी अर्थव्यवस्था, अब देखो ये वाला बेल्ट जो है अपना सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाला, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित होगी? कि हाँ बेसिकली क्या करते हैं, खुदाई वगैरह का काम भी करते हैं। क्लियर है ना? तो कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित हो जाएगी? तो कोयले पर आधारित हो जाएगी। क्लियर है? कौन से जिले में निवास करती? सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले में निवास करती। क्लियर। और इनकी पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। इनमें विवाह कैसे होते हैं? तो हिंदू प्रथा अनुसार इनमें विवाह देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें अपनों ने देखी। और मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की? तीसरी बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की अगर आपसे सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी सबसे बड़ी पूछ ले तो गोंड, तीसरी हो जाएगी तो कोल हो जाएगी। क्लियर। तीन सबसे बड़ी जनजाति अपनों ने देख ली। अब है ना, भील, गोंड और कोल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तीन सबसे पिछड़ी जनजातियों के बारे में, जो अपना देखा था, बेगा, सहरिया, भारिया। एक एक करके तीनों के ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे बात करते हैं सबसे पहले शहरिया की। किसकी बात करते हैं? सहरिया जनजाति की बात करते हैं। तो सहरिया जनजाति आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, श्योपुर वाला बेल्ट हो गया, ग्वालियर वाला बेल्ट हो गया और शिवपुरी वाला बेल्ट हो गया, इन तीन जिलों में मुख्यतः जनजाति आपको निवास करने को मिलती है। और डिवाइडेशन में पूछ ले तो मध्य भारत के पठार में आपको जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मध्य भारत के पठार में आपको जनजाति देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं सबसे पहले सहरिया जनजाति की। उत्तरी क्षेत्र में श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में निवास करती। अगर बात करें तो इनके विवाह की, तो ये भी विवाह हिंदू प्रथा अनुसार ही करते हैं, है ना।
सहरिया जनजाति की विशेषता बता दो तो कि ये लोग काम धाम नहीं करते बिल्कुल भी, आलसी प्रवृत्ति के लोग होते। कैसे होते? आलसी प्रवृत्ति के लोग होते। प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबसे आलसी जनजाति कौन सी है, तो कौन सी? सहरिया जनजाति होती। आलसी होते हैं तो काम धंधे में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, घर पे पड़े रहते हैं ना, घर पे पड़े रहेंगे। और क्या करते हैं? थोड़ा बहुत इनकी जो औरतें वगैरह या थोड़ा बहुत कुछ काम धाम करके जो पैसे अर्न करते हैं लोग, उसकी क्या पी जाते? शराब पी जाते। तो उससे क्या होता है? इनके जो बच्चे हैं उनको पोषण मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों को अगर पोषण नहीं मिल पा रहा तो कुपोषित होंगे कि नहीं होंगे? कुपोषित होंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति कौन सी है, तो क्या हो जाए? सहरिया जनजाति हो जाए। सबसे आलसी जनजाति सहरिया, सबसे कुपोषित जनजाति सहरिया। क्लियर है इतना? एक और चीज समझो, सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है श्योपुर जिले में। कहाँ निवास करती? जैसे भील जनजाति धार में निवास करती है सबसे ज्यादा, इसी टाइप से जो है ये का निवास करती, श्योपुर जिले में निवास करती। अब कैसी ये कुपोषित जनजाति, ठीक है, तो इनकी संख्या ज्यादा है श्योपुर में, तो इनकी जनसंख्या ज्यादा है, कुपोषित जाति। तो इसी के कारण श्योपुर को किस नाम से जाना जाता है? कुपोषित जिला भी बोल दिया जाता है। कौन सा? कुपोषित जिला। क्लियर है? क्यों बोलते हैं ये? क्लियर है कि नहीं? सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। श्योपुर जिला को क्या बोल देंगे? कुपोषित जिला बोल देंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर जिला है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे तो वहां आपको एक देश मिलेगा, इथियोपिया। कौन सा देश मिलेगा? इथियोपिया आपको देखने को मिलेगा। तो इथियोपिया जो है कुपोषण में जो है विश्व में अग्रणी देश गिना जाता है, कि जो है जहां जहां कुपोषण का नाम आता है वहां इथियोपिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे श्योपुर में क्या है? कुपोषण ज्यादा है। तो इसी कारण मध्य प्रदेश का इथियोपिया किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश का इथियोपिया। क्या आंसर हो जाएगा? श्योपुर हो जाएगा। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का इथियोपिया क्या हो जाएगा? श्योपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला क्या हो जाएगा? तो सबसे कुपोषित जिला श्योपुर हो जाएगा। और सबसे कुपोषित जनजाति पूछ लेगा तो सहरिया, और सबसे आलसी जनजाति पूछ लेगा तो अब एक एक करके इसके सारे डायमेंशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके हिंदू प्रथा अनुसार विवाह होते यहाँ तक देख लिया था। इसके प्रमुख देवता की अगर बात करोगे तो कौन से? तेजा जी हो जाएंगे, सीता जी, माता और भैरव देव हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर बात करेंगे प्रमुख नृत्यों की, तो आपको देखने को मिलेगा लहंगी नृत्य, रागिनी नृत्य, और एक देखने को मिलेगा दुलदुल घोड़ी नृत्य। दुलदुल घोड़ी, इसको बेसिकली याद रख लेता। कुछ नहीं करते, एक ऐसा गेटअप होता है जिसमें क्या होता है, नीचे की ओर एक जो है कपड़े से बनी हुई घोड़ी होती है, उसके ऊपर ऐसे उस गेटअप को पहन लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जो है व्यक्ति घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और फिर ये डांस करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? दुलदुल घोड़ी। तो दुलदुल घोड़ी नृत्य किसमें प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी चीजें? है ना? अब देखो, विशेष इस जनजाति के बारे में कुछ फैक्टों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति श्योपुर जिला, सहरिया जनजाति, भारत का इथियोपिया, सारा कुछ लिखा हुआ देख। इनका जो मोहल्ला होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सरहना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरहना के नाम से जाना जाता है। और गांव जो होता है उसको सहरोल के नाम से जाना जाता है। इनका मोहल्ला सरहाना हो जाएगा और इनका जो गांव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। सहरिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसको कोतवाली कहा जाता है, उसको बोला जाता है खूटिया पटेल। क्या बोला जाता है? खूटिया पटेल। इसको थोड़ा ऐड कर देना ना, इसको ऐड डाउन कर लेना। क्या बोला जाता है? तो खूटिया पटेल बोला जाता है। क्लियर? तो सहरिया जनजाति के गांव को किस नाम से जाना जाता है? पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये जो गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल कहलाएगा। इसे याद रखना, है ना। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल कहलाएगा। और पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा? खुटिया पटेल कहलाएगा। इसे याद करना। पंचायत का प्रमुख खुटिया पटेल, गांव का प्रमुख कोतवाल। लड़की का जन्म होना इसमें शुभ माना जाता है, ये याद रख लेना। खुटिया पटेल। सर्वाधिक कुपोषित जाति सहरिया। सर्वाधिक पिछड़ी जाति। अब एक और फैक्ट याद रख लेना, जब जो पीवीटीजी ट्राइब जो है ना अपनी पूरे भारत में, तो पूरे भारत में अगर बात करें तो भारत में भी सर्वाधिक कौन सी देखने को मिलेगी? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति देखने को मिलेगी, या सबसे बड़ी देखने को मिलेगी सहरिया ही। क्लियर? तो पीवीटीजी में भी कौन सी हो जाएगी? सर सहरिया आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना?
अब बात करते हैं आगे भारिया जनजाति के बारे में। मैंने बोला था भारिया के बारे में बात करेंगे अपन। तो भारिया अगर बात करेंगे तो कहाँ, छिंदवाड़ा जिले में मैंने बोला था ना, पातालकोट। तो पातालकोट में निवास करने वाली एक जनजाति देखने को मिलती है। देखो मेरी बात सुनो, जनजातियों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ने कुछ चीजें होती, पर अभी अपन किसको फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं। तो अपना फोकस ऐसा है कि कुछ फैक्चुअल डाटा इसके बारे में देख ले। वैसे जब अपन मेंस पढ़ेंगे तो एक एक जनजाति के ऊपर और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से डिस्कशन करेंगे कि एक पर्टिकुलर जनजाति भी अगर आपकी 11 नंबर में आ गई है ना, तो भी आप केपेबल हो जाओगे उसको लिखते में। 5 नंबर में आ जाए तो 4-5 डायमेंशन अपन यही कवर करते जा रहे हैं, वही सारी चीजें अपनी चलने वाली है। देखो भारिया जनजाति के बारे में बात करते तो कहा छिंदवाड़ा जिले में निवास करते, और छिंदवाड़ा में पर्टिकुलर अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, पातालकोट में निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलती। पातालकोट जो है निचला क्षेत्र है ना, और इसमें लगभग आपको 12 गांव देखने को मिलते हैं। कितने, 12 गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जनगणना हुई थी 1981 की, कौन सी, 1981 की जनगणना हुई थी। उस जनगणना में ये जनजाति वैसे तो जो है काफी कटी छटी जनजाति सामान्य लोगों के संपर्क में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि काफी निचले क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। तो जब 1981 की जनगणना हुई तो उसमें भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया था। क्या, किस नाम से, कुछ जो फैक्ट है वो मैं याद आते जा रहे तो लिख पाता जरूर, जंगलियों का जंगली। तो पूछ लेगा आपसे 1981 की जनगणना में जंगलियों का जंगली किसे कहा गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जंगलियों का जंगली किसे कहा गया, भारिया जनजाति को कहा गया। कहाँ निवास करती है तो, ठीक है, क्लियर। अगर इसकी उपजातियों की बात करें तो भुइया और भुईहरा इसकी प्रमुख जनजातियां देखने को मिलती। कौन सी, विवाह पद्धति की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, लमसेना और दूध लोटाओ, वही भारिया जनजाति वाली हो जाएगी। कौन कौन सी जो अपनों ने किस में पढ़ी थी, लमसेना वगैरह, गौड़ जनजाति में। तो वही चीजें होती। और इसके प्रमुख देव बूढ़ा देव और नारायण देव होते। और इसके प्रमुख नृत्यों की बात करें तो कौन से होते, भड़म सेतम, भड़म और सेतम होते। दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति, भगोरिया भील, भड़म सेतम भारिया जनजाति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बादल भोई राष्ट्रीय जो है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के बारे में बात कर ले। सबसे पहले ऐसे देखो, ये अपना भारिया जनजाति हो क्या ना, तो भारिया जनजाति कहाँ निवास करती, छिंदवाड़ा जिले में। इनके एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे बादल भोई, बादल भोई से जनजाति संबंधित। तो उन्हीं के सम्मान में सरकार ने क्या करा, एक आदिवासी संग्रहालय की स्थापना करी, ट्राइबल म्यूजियम। कहाँ होगा इधर, तो ये छिंदवाड़ा जिले में निवास करती, तो आदिवासी संग्रहालय कहाँ हो जाए, छिंदवाड़ा जिले में आपको देखने को मिले। वैसे तो इसका नाम ट्राइबल म्यूजियम के नाम से स्थापित किया गया, पर 1997 आया तो सरकार ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया। और भारिया जनजाति संबंधित विवरण देखने को मिलता है। बादल भोई मैंने बताया कि भारिया जनजाति संबंधित थे। तो पूछ लेगा आपसे ट्राइबल म्यूजियम 1954 का नाम परिवर्तित करके बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कब कर दिया गया, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कब कर दिया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1954 में स्थापित हुआ था। 1997 में इसका नाम क्या कर दिया, चेंज करके बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दी। स्थापना ट्राइबल म्यूजियम के नाम से हुई थी, नाम बदल कर क्या कर दिया, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय इसका नाम कर दिया। अब बात करते हैं बेगा जनजाति के बारे में, है ना, तीसरी बची रही अपनी बेगा जनजाति के बारे में। तो बेगा जनजाति अपनों ने देखा था ना, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र देखोगे आप, ये मध्य प्रदेश का मैप नजर आ रहा है क्या, आ रहा, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलती, किसमें, इस वाले रीजन, यहाँ बना देख सकते, ये मध्य प्रदेश का मैप इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है, किसमें, इस वाले बेल्ट। क्लियर है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, बेगा जनजाति की। तो बेगा जनजाति आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले हो जाएंगे, बालाघाट में, मंडला में, डिंडोरी में देखने को मिली। इसकी प्रमुख उपजातियों की बात करें तो कौन, कटमेना, नरोतिया, भरोतिया, ये याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कौन से, राईमीना, कटमेना, नरोतिया, भरोतिया, ऐसे 3-4 बार तेजी से बोलोगे चीजें याद हो जाएगी। कौन से, राईमीना, कटमेना, नरोतिया, भरोतिया। भरोतिया को भड़म सेतम से मिक्स
मिक्स मत कर देना। भड़म सेतम किसका नृत्य देखने को मिलता है? भारिया जनजाति के नृत्य भड़म सेतम देखने को मिलते हैं। इसकी उपजातियां है कौन सी? राई मेना, कठ मेना, नरोतिया, भरोतिया। एक दो बार लिखो, राई मेना, कठ मेना, है ना, नरोतिया, भरोतिया, है ना। क्लियर है कि नहीं? राई मेना, कठ मेना, नरोतिया, भरोतिया आपको देखने को मिली। इसकी विवाह पद्धति की अगर बात करें तो इसकी विवाह पद्धति देखने को मिलेगी आपको कौन सी? लम सेना। तो लम सेना विवाह किसमें होता है? तो हाँ, और बेगा जनजाति में देखने को मिलता है। लम सेना विवाह किसमें देखने को मिला? इसी जनजाति में देखने को मिलेगा। हाँ, उसमें भी था ना, देखो ये इसमें 3 जनजातियों में अभी तक लम सेना विवाह पर देख चुके हैं। बेसिकली इसमें आप उपजाति याद कर लें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा, और इसके जो प्रमुख डांसेस है वहां से प्रश्न बन सकते हैं आप। तो इसके दो डांस डांस देखने को मिलते हैं फेमस, परधोनी और कर्मा। कौन कौन से? परधोनी नृत्य और कर्मा नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। कौन से? परधोनी नृत्य और कर्मा नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। तो कर्मा नृत्य जो है ये बेसिकली समूह में किया जाने वाला नृत्य देखने को मिलता है। समूह में किया जाने वाला नृत्य होता है, बहुत जो है अच्छा नृत्य होता है बेसिकली माना जाता है। काफी लोग इसको देखने भी जाते हैं। और एक बार क्या करा इन्होंने, बहुत लोगों ने मिलकर एक साथ डांस किया। कौन सा? कर्मा नृत्य। तो जो है बहुत सारे लोगों ने एक साथ डांस किया, इसलिए इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ना, उसमें शामिल कर्मा नृत्य। तो प्रश्न है, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रश्न अब मैं बना तो रहा हूँ। प्रश्न ऐसे बनेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है? ऑप्शन सुन। भारिया, जो भारिया जनजाति का भरडम सेतम, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो भगोरिया, दुलदुल घोड़ी या कर्मा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा नृत्य। किसमें किया जाता है? तो बेगा जनजाति में किया जाता है। और नृत्य कौन सा? एक और परदोनी देख लिया, एक कर्मा देख लिया। जब लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, कब कौन सा डांस किया जाता है ये सभी, ठीक है। सजनी, दीवानी, बिमला नृत्य किया जाता है। कौन कौन से हो गए? 5 नृत्य आपको इसमें याद रखने, ठीक है। सजनी कैसी? दीवानी, है ना। परधोनी, कर्मा, सजनी, दीवानी और बिमला नृत्य। कौन कौन जाएंगे? परधोनी, कर्मा, सजनी, दीवानी और विमला नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये अपने सारी चीजें आपको याद करनी है बेगा जनजाति के बारे में। कुछ और चीजें बात याद करो, यहां से भी प्रश्न आपके बन सकते। तो बेगा जनजाति क्या करते? कुछ स्पेशल भोजन के नाम होते हैं इनके, जैसे सुबह के भोजन का नाम अलग होगा, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, सुबह नाश्ता, फिर दिन में क्या लंच, फिर रात में डिनर। तो उसी टाइप से इनके भी कुछ नाम होते हैं। जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसका अलग नाम होगा। उसी टाइप से दोपहर का जो भोजन खाते हैं उसका इन्होंने अलग नाम रखा, और जो है शाम का जो भोजन खाते हैं उसका अलग नाम देखने को मिलता है। क्लियर? जैसे सुबह का जो भोजन होता है ना, उसको बसी या बासी के नाम से जाना जाता है। बासी भी बोला जाता है और बसी भी बोला जाता है। क्लियर? क्या बासी या बसी? एक तो बसी हो जाएगा, एक हो जाएगा बासी, ठीक है। बासी के में रात में जो भी बचा कुचा होता है उसको सुबह खा लेते हैं, तो बासी हो गया अब तो, ना। वैसे कुछ होता होगा स्पेशल इनका, पर अपन याद रखने के पर्पज से याद कर। दोपहर का भोजन क्या होता है? पेज होता है ना। ये आम की गुठलियों से कुछ बनाते हैं, इनका कुछ स्पेशल रहता है, ये पेज हो गया। और शाम का भोजन क्या कहलाता है? बियारू कहलाता है। तो बियारू क्या हो जाएगा? शाम का भोजन हो जाएगा। पेज कैसा हो जाएगा? दोपहर का भोजन। और बसी या बासी कैसा हो जाएगा? सुबह का भोजन हो जाएगा। दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और सुबह का भोजन। क्लियर है? देख लेना, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये बेगा जनजाति के भी भोजन और किसके, भारिया जनजाति के भी भोजन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो बेगा और भारिया दोनों में आप कंसिडर इसको कर सकते हो। अब कुछ स्पेशल फैक्ट देखो, कुछ स्पेशल फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते। जैसे ये जो झूम कृषि करते हैं उसको बेवार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बेवार के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि का टाइप है, देखा था, जैसे चिमाता के नाम से देखा था अपनों ने। एक कृषि और याद करना, गोंड जनजाति में झूम कृषि को बारी कहा जाता है। लिख लो, गोंड जनजाति में
गोंड जनजाति में की जाने वाली झूम कृषि को बारी कहा जाता है ना? बारी कहा जाता है। क्लियर? अब ये जो है कौन से, बेवरिया, बेवार। बेवार किसे, बेगा जनजाति में जो झूम कृषि की जाती है उसको बेवार के नाम से जाना जाता है। अब ये कृषि कर रहे हैं, काफी सरकार इसके लिए काफी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है ताकि झूम कृषि कम की जाए। क्यों? एक तो जैव विविधता के लिए खतरनाक, क्यों पेड़ पौधे जला रहे हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक देखने को मिलती है ना इस टाइप से। तो इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही, पर ये लोग बांटने वाले नहीं, है ना? वैसे तो अब तो सामान्य लोगों के संपर्क में आ गए हैं, तो बहुत लोग अब स्थायी कृषि भी करने लगे, पर कुछ गांव या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी इस प्रकार की कृषि की जा रही। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा, मंडला भी मिलता है और डिंडोरी भी मिलता है इसका क्षेत्र, बेसिकली इनकी बॉर्डर पे पड़ता है, इसलिए अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है। तो मंडला क्षेत्र पे क्या करा, डिंडोरी याद रखना। डिंडोरी में क्या करा इन्होंने, एक क्षेत्र इनके लिए रिजर्व कर दिया। उस रिजर्व में क्या कर सकते हैं, उस रिजर्व में ये झूम कृषि कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, बेगा जनजाति के लोग कर सकते हैं। कौन सी कृषि करेंगे, बेवार करेंगे, है ना? और क्षेत्र का नाम हो जाएगा आपका बेगाचक। कौन सा, बेगा का क्षेत्र, इसलिए बेगाचक याद। तो सुनो, मध्य लिख लो, मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बेगा जनजाति की झूम कृषि के लिए बेगा जनजाति की झूम कृषि के लिए एक क्षेत्र, क्षेत्र है ना, डिंडोरी स्लेश मंडला कर लेना, डिंडोरी लिखना, फिर स्लेश वाला लगाना। अरे स्लेश मंडला, मंडला में एक क्षेत्र है ना, बेगाचक, ठीक है, बेगाचक, बस। और क्या आरक्षित किया है, जिसमें जो कौन, जो बेगा जनजाति अपनी झूम कृषि कर सकती है ना। सेंटेंस फॉर्मेट कर लेना अगर ऊपर नीचे हुआ तो भी, ठीक है, ये क्लियर है। अब इनके गांव के जो मुखिया होता है इसको भी मुकद्दम कहा जाता है। एक जो है, जैसे उसमें देखा था ना टीबी नायक, द भील स्टडी वाला, याद हो तो, इसी टाइप से द बेरियर एल्विन करके जो है व्यक्ति हुए, उन्होंने इन बेगा जनजाति के ऊपर एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी, देखो, एक बुक लिखी द बेगा, द भील स्टडी और द बेगा। ये किसने लिखी, बेरियर एल्विन ने लिखी। इनके गांव को किस नाम से जाना जाता, पूर्वी के नाम से जाना जाता है, और मुखिया मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? लिखो, लिखो, है ना। भील जनजाति के गांव को, भील जनजाति का गांव ऐसे लिखो, फिर भील जनजाति का गांव लिख दिया, देश लगाओ, लिखो फालिया। भील जनजाति का गांव देश लगा के फालिया लिख दो, है ना। भील जनजाति का घर लिखो कू। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख ही लो, तो कू बोला जाता है क्या, कू बोलिया, कू बोला जाता है। सहरिया जनजाति का घर, घर सहराना, एक लिखो। है ना। बेगा जनजाति का गांव पूर्वी, क्लियर। अब ये इसलिए लिखा है कि ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, है ना। एक दो बार देखोगे चीजें याद हो जाएगी। इसके प्रमुख देवता की बात कर ले, जैसे अपनों ने भील जनजाति में राजा पंथा पढ़ा था, ठाकुर देव के बारे में पढ़ा, बूढ़ा देव के बारे में पढ़ा, हाँ, माता सीता के बारे में पढ़ा। तो इसी टाइप से बेगा जनजाति के बारे में भी अलग अलग देवता देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने क्या डिवाइडेशन कर रखा है कि तीन देवता इनमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों देवता के अलग अलग काम भी होते हैं ना। सबसे पहले आते हैं आपके कौन से, ठाकुर देव। कौन से आते हैं, ठाकुर देव। तो ठाकुर देव बेसिकली क्या करते हैं, गांव की रक्षा करने का काम करते हैं ठाकुर देव, ठीक है।
बूढ़ा देव क्या काम करते हैं? पीढ़ियों की रक्षा करने का काम करते हैं। जैसे दादाजी, उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद पोता, तो ये पूरी पीढ़ी हो गई ना। इनकी रक्षा करने का काम कौन करेगा? बूढ़ा देव करेगा। और दूल्हा देव क्या करेगा? बीमारियों से रक्षा करने का काम करेगा। तो मेरी बात सुनो, जब भी गांव में कोई संकट आए तो लोग किसकी पूजा करेंगे? ठाकुर देव की करेंगे, क्योंकि गांव की और पूरे अर्थ की, जो सृष्टि की रक्षा करने का काम कौन करते हैं? ठाकुर देव करते हैं। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि जो है, अगर पीढ़ियों में कोई बीमार हुआ, दादाजी बीमार हो गए, पूरी पीढ़ियों की रक्षा करनी है, जैसे कि सभी लोग स्वस्थ रहे, इसकी कामना करनी है, तो किसके पास जाएंगे? बूढ़ा देव के पास जाएंगे। सभी पूरी पीढ़ी स्वस्थ रहे, मतलब दादाजी भी स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनकी रक्षा करते रहे, सभी बीमारियों से रक्षा करे, और दूसरे जो बाहरी आक्रमण वगैरह कुछ भी हो सकते हैं उन सभी से रक्षा करे, तो किसके पास जाएंगे? बूढ़ा देव के पास जाएंगे। अगर कोई बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए किसके पास जाएंगे? दूल्हा देव के पास जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव के पास, पीढ़ियों की रक्षा के लिए दूल्हा देव के पास, और बीमारियों से रक्षा के लिए, देखो बीमारी गलत लिखा है, ऐसे आना चाहिए, है ना? बीमारी में बड़ी की मात्रा आती। अब कुछ कुछ विशेष विशेष ग्रहों के बारे में, ये अपने जनजातियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन अपना जो है लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा। मुड़िया जनजाति बात करें तो मुड़िया जनजाति देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर। इस वाले रीजन में आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे। क्लियर है? इस वाले रीजन पर देख, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। इनका प्रमुख नृत्य देखने को मिलेगा कौन सा? गौड़ देखने को मिलता है। और वेरियल एल्विन ने किसको गौड़ नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य की संज्ञा दी है? गौड़ नृत्य किसमें किया जाता है? तो मुड़िया में किया जाता है। और मुड़िया देयर घोटुल पुस्तक के लेखक भी कौन है? वेरियर एल्विन देखने को मिलते हैं, वेरियर एल्विन देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब एक प्रश्न का जवाब दो सबसे पहले, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक साइड पे मैं लिख रहा हूँ कौन से जनजाति, एक साइड पे लिख रहा हूँ उनसे संबंधित डांसेस, है ना? तो आपको क्या करना, सही जोड़ी मिलाना है। एक आध बार प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपको चीजें और याद हो जाए। देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ, देखो नजर आई जाएगा, ये आपका हो गया भील। क्लियर? ये आपकी जनजातियां हो गई ना। इसी टाइप से आपके प्रश्न एग्जाम में बनने वाले। अब एक साइड पे लिख रहा हूँ नृत्य, है ना, है ना? अब देखो सबसे पहले लिख रहे हैं अपन मिलाओ। ठीक है, भील की क्या हो जाएगी? भगोरिया हो जाएगी। क्लियर है? और दुलदुल घोड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर अरे मुड़िया की होगी वो। देखो ऐसे परदोनी और कर्मा, कर्मा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल डांस देखने को मिलता है, बड़म से था। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? इस टाइप से आपके प्रश्न आने वाले एग्जाम में, है ना? तो एक दो बार रिवीजन करोगे अच्छे से तो कैपेबल आपके, आप उसके लिए कैपेबल हो जाओगे कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। क्लियर? तो प्रमुख जनजातियों की यु, देखो यहाँ पे अपनों ने युवाग्रह के बारे में देखा ना। यहाँ देखो सबसे पहले तो देखो, एक होते युवाग्रह, इसके बारे में भी आपको याद रखना। युवाग्रह कैसे होते? बेसिकली कुछ हॉस्टल टाइप इनके सिस्टम होते हैं ना। क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते, फिर समझ लेते कि क्या होते हैं ना। एक प्रथा होती है किसमें? आदिवासियों में, समृद्ध परंपरा है। इसमें क्या करते हैं, जो अविवाहित सदस्य, कौन से
अविवाहित सदस्य, जैसे अविवाहित युवक हो सकते, युवती हो सकती, उनको क्या करेंगे, इस संस्था के द्वारा अपनी प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति की दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। देखो, कुछ समझ नहीं आया हो ऐसे समझो। सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे बहुत सारी जनजाति, जैसे मूड़िया जनजाति होती है ना, और भी दो तीन जनजातियां हैं, उनमें ये युवा ग्रह की प्रथा प्रचलित होती। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक गांव होता है, गांव के बाहर एक ऐसा कमरा या घर बना होता है, ठीक है। उस कमरे या घर में क्या कर देता है, अविवाहित युवक युवतियों को रखा जाता है, कुछ समय के लिए रखा जाता है। उसमें क्या करेंगे, वहां बेसिकली जो है एक बूढ़ी औरत या विधवा औरत उसकी जो है अध्यक्षता करती है, ये पूरा सिस्टम रहता है उस घर की, कोई मॉनिटर तो करेगा उसको, तो प्रिंसिपल होती है एक तरीके से, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अविवाहित युवक युवतियों को रखा जाता है, और क्या दिया जाता है उनको, अपने धर्म से संबंधित, अपने रीति रिवाजों से संबंधित, उनका कोई कल्चर है स्पेसिफिक, उससे संबंधित क्या दी जाती, शिक्षा दी जाती है। क्लियर, कि जैसे कोई स्पेशल चीज हो रही है, कौन किस टाइप से डांस करना है, किस टाइप से अपने रीति रिवाज रहने वाले, किस टाइम से हमारी संस्कृति रहने वाली, इसकी शिक्षा किस में दी जाती, युवा ग्रहों में दी जाती। क्लियर, ठीक है। युवा ग्रह में जो युवक शामिल होते हैं उनको चेलक कहा जाता है, और जो युवतियां होती है उनको मोटियारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटियारी। युवकों को चेलक और युवतियों को मोटियारी कहा जाता है, ठीक है। युवा ग्रह में शामिल युवकों को चेलक और युवतियों को मोटियारी कहा जाता है। क्लियर। अब देखो, ये सारी चीजें हो गई, क्या होता है युवा ग्रह, क्लियर है ना। क्या होता है कि इसकी, अब युवक युवतियां रह रहे हैं साथ में, अब मान लो किसी युवक को कोई सी युवती पसंद आ गई, है ना, कि अब उसको शादी तो करनी है, अविवाहित है तो शादी करनी रहती, तो वो क्या करते, तंबाकू ऑफर करते इसमें क्या करते, तंबाकू ऑफर करते, कि अगर किसी युवती ने उस व्यक्ति के हाथों से तंबाकू खा ली है ना, तो क्या हो जाएगी, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, और क्या करेगी, वो शादी कर सकती है ना। तो इसमें विवाह की एक और तंबाकू प्रथा भी आपको देखने को मिलेगी, किसमें, युवाग्रह में आपको तंबाकू प्रथा के द्वारा विवाह भी देखने को मिलेगी। क्लियर। अब देखो, वही सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। अब वो देखा अपनों, चेलक मोटियारी, ठीक है। मुड़िया जनजाति में चेलक कौन हो जाएगा, युवक, और मोटियारी कौन हो जाएगी, युवती हो जाएगी। मुड़िया जनजाति के जो है, जनजाति जो युवा ग्रह होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाएगा आपका किस, घोटुल के नाम से। किस नाम से, घोटुल के नाम से। ये किसमें, मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। इसी टाइप से भारिया जनजाति में भी देखने को मिलेगा। भारिया जनजाति में से रंग बंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रंग बंग के नाम से। और घूम कोरिया है, ये किसमें पाया जाता है, उराव में, और यही घूम कर यहाँ डबल लिख देगा। तीन चीजें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी, सबसे पहले याद रखो कौन सा, मुड़िया जनजाति। कौन सी याद रखोगे, मुड़िया। और मुड़िया में पाया जाएगा आपका कौन सा, घोटुल। घोटुल क्लियर है कि नहीं, ये घोटुल देखने को मिलेगा। इस ये लिखा हुआ है, मैं बस याद करवाने के पर्पज से यहाँ लिखना हूँ। रंग बंग कहाँ पाया जाएगा, रंग बंग देखने को मिलेगा आपको भारिया जनजाति में, ठीक है। कहाँ, भारिया जनजाति। इसी टाइप से घूम कोरिया किस में देखने को मिलेगा, उराव जनजाति में देखने को मिलेगा। उराव, उराव जनजाति में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तीन युवा ग्रह याद रखते हैं। घोटुल किस में देखने को मिलेगा, मुड़िया जनजाति में देखने को, रंग बंग भारिया जनजाति पर, घूम कोरिया किस में देखने को मिला, उराव जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एक और ट्राइब की, बंजारा जनजाति, जो अपने यहाँ पाई जाती है बेसिकली अपने क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती, भील बंजारा पढ़ा था ना अपनों ने, और कुछ मात्रा में निमाड़ वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र और कुछ निमाड़ वाला रीजन आपको देखने को, मालवा प्रांत बेसिकली और निमाड़ वाला रीजन, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पाई जाती, अपने राजस्थान से लगा हुआ एरिया। इनके प्रमुख नृत्य होता है, एक तलवार नृत्य, एक कालबेलिया नृत्य होता है, एक मछली नृत्य और एक ताड़ा नृत्य होता है। कुछ याद नहीं करो, करो नहीं करो, मछली नृत्य जरूर याद कर लेना। मछली नृत्य किसमें किया जाता है, तो अरे कुछ नहीं बताया, मछली नृत्य ये क्या करते हैं, गिलासों के ऊपर डांस करते देखा किसी, थालियों के ऊपर डांस करते हुए, तो जो डांस डांस होता है ना, उसको मछली डांस बोलते हैं ना। ऐसे जैसे डांस देखो ना, पढ़ो ना, तब इनकी एक एक दो दो इमेज सर्च करके देखा कर, अब यहाँ देखेंगे तो समझ आता लगे। तो ये काम आप घर पे करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो पढ़ते जाओ, जैसे मछली नृत्य है तो इसका फोटो सर्च करके देख लिया, तलवार नृत्य है तो बेसिकली तलवार से जो डांस किया जाता है ना, वो तलवार नृत्य आ जाएगा। काल बेलिया नृत्य क्या होता है, ताड़ा नृत्य क्या होता है, ये सभी आप देख सकते हो। क्लियर। कंघी करते हैं अपन, तो कंघी जो होती है ना, उसका आविष्कार करने का श्रेय भी इसी जनजाति को जाता है। तो कंघी का आविष्कार इसी जनजाति। और सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय अपने देखा ही है अपनों ने, अपन तो अपने आसपास वाले एरिया में रह रहे, तो देख रहे हैं ना अपन कैसे टैटू बनाते हैं लोग, कैसे गहने पहनते हैं,
तो श्रृंगार प्रिय जनजाति भी ये आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं एक और जनजाति बच रही है अपनी, कौन सी? कोरकू जनजाति। कौन सी? कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति आपको जैसे बैतूल वाला रीजन देखा था अपनों ने, खंडवा वाला रीजन देखा था ना, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, वहां देखने को मिलेगी कोरकू जनजाति। अब ये कुछ क्या है, संपर्क में आ गए लोगों के, तो ये पढ़े लिखे लोग हो गए ना। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल मध्य प्रदेश में, तो सर्वाधिक सरकारी नौकरियों में आपको यही जनजाति देखने को मिलेगी, कोरकू जनजाति। तो सर्वाधिक सरकारी नौकरियों में कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। इसका भी देखने को मिलेगा, डिवाइडेशन देख लेते हैं। तो इस सतपुड़ा के बैतूल खंडवा में निवास करने वाली जनजाति, इसका भी वर्गीकरण देख ले, तो इसके प्रमुख प्रमुख जनजाति एक देखने को मिलेगी, राज कोरकू, पोथरिया कोरकू और मोवासी कोरकू। कौन से? राज कोरकू, पोथरिया कोरकू और मोवासी कोरकू देखने को मिलेंगे। कौन से? राज, पोथरिया और मोवासी। क्लियर है कि नहीं? अब राजकोर को अपनों ने एक और किस में देखा था? गोंड जनजाति में भी देखा था, राजगोंड, धुरगोंड। तो राजगोंड वहां भी देखा था, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको किस नाम से जाना? राजगोंड। तो यहाँ भी जो पैसे वाले लोग हैं उनको राजकोरकू के नाम से जाना जाए। इसी टाइप से एक होते हैं आपके पोथरिया कोरकू, या पाथरिया पोथरिया दोनों बोला जाता है, पाथरिया कोरकू। तो ये बेसिकली किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं, उनको किस नाम से? पाथरिया कोरकू के नाम से जाना जाता है। एक होते हैं आपके मोवासी कोरकू, ये अपराधी प्रवृत्ति के कोरकू होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? मोवासी कोरकू के नाम से जाना जाता है। तीन टाइप होगा इसके, कौन कौन से? एक राज कोरकू हो जाएगा, एक हो जाएगा पोथरिया कोरकू, और एक कौन सा हो जाएगा आपका? मोवासी। राज कोरकू धनाढ़ी हो जाएगी आपकी, पोथरिया मजदूर वर्ग से, और मोवासी कैसे हो जाएगी? अपराधी वर्ग से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं प्रमुख इनकी देवता की, तो कौन से हो? मेघनाथ देखने को मिलेंगे, और कौन से देखने को मिलेंगे? चंद्रमा प्रमुख देवता हो। यही अपनों ने देखा, इसकी उपजाति है बावरिया, बंदोरिया, दुलारिया। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा ये तो डिवाइडेशन हो गया कोरकू का, इसकी और कुछ उपजातियां भी देखने को मिलती है। जैसे ये तो देख लेना, इनका क्लासिफिकेशन काम के बेसिस पे, कि राज कोरकू, पोथरिया कोरकू, मोवासी कोरकू। अब इनका जो है कुछ उपजातियों के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। देखो, तो तीन याद करना आपको, जिले वाइज याद कर लेना। आपसे जिला मिलान करनी पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे बावरिया पूछ लिया आपसे, तो आप क्या लगाओगे? बावरिया माने बैतूल। कहाँ पे निवास करती? तो बावरिया का निवास करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल में निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलती। क्लियर? बावरिया कहाँ हो जाएंगे? तो बैतूल में देखने को मिलेगी। इसी टाइप से बंदोरिया होशंगाबाद के पंचमढ़ी वाले इलाके में देखने को मिले, बंदोरिया, पंचमढ़ी। एक और कौन सा बच रहा? दुलारिया, हाँ, खंडवा और हरदा में। क्लियर है? तो तीन आपको याद रखते हैं, कौन कौन से? बावरिया, बंदोरिया, दुलारिया। कौन से? बावरिया याद रखना है, बंदोरिया याद रखना है, और कौन सा? दुलारिया याद रखना है। क्लियर? बावरिया की अगर बात करें तो यहाँ का निवास करता है बैतूल जिले में, आपको निवासरत देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से बंदोरिया की बात करें तो पंचमढ़ी क्षेत्र में, और दुलारिया की बात करें तो खंडवा और हरदा में आपको निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलती है। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है चटकोरा नृत्य। कौन सा होता है? सरूल दुलदुल घोड़ी किसका होता है? सहरिया जनजाति। ठीक है। भारिया, परधोनी कर्मा, बेगा जनजाति। इसी टाइप से इनका डांस क्या होता है? चटकोरा नृत्य होता है। ठीक है। इनके प्रमुख देव कौन होते हैं? मेघनाथ होते हैं। तो एक मेघनाथ पर्व भी ये मनाते हैं। कौन सा? मेघनाथ। मेघनाथ के सम्मान में मेघनाथ पर्व मनाते हैं। अब मेघनाथ ऐसा नहीं कि दशहरे पे मना लेंगे, दशहरे पे नहीं मनाते, ये होली के समय मनाते हैं। होली के समय कौन सा पर्व मनाते हैं? मेघनाथ पर्व मनाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है इसे, कि जो है कोरकू जनजाति मेघनाथ पर्व मनाया जाता है नवरात्रि के बाद, दशहरे के समय, होली के बाद, और एक दो और एग्जांपल दे दिए। तो अब नहीं पढ़ा होगा तो मेघनाथ कैसे लगाया गया? वही दशहरे के समय लगाया गया। पर चीजें याद रखनी, इस टाइप की कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बन सकते हैं। होली के समय ये जनजाति एक पर्व मनाती है, मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व किस में मनाया जाता है? तो कोरकू जनजाति में मनाया जाता है। इनके डिवाइडेशन दो टाइप से देखने को मिलते हैं। एक तो काम के आधार पर, राज कोरकू, पोथरे कोरकू, मोवासी। राज धनाढ़ी वर्ग से संबंधित होते हैं, मजदूर वर्ग से या अपराधी वर्ग से संबंधित होते हैं। इसी टाइप से उपजातियों की अगर बात करें तो बावरिया कोरकू, बारिया बैतूल जिले में निवास करने वाली जो है कोरकू जनजाति की उपजाति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से बंदोरिया देखने को मिली पंचमढ़ी रीजन में, और दुलारिया देखने को मिले खंडवा रीजन में। इनका नृत्य चटकोरा हो जाएगा, मेघनाथ पर्व हो जाएगा। एक इनका प्रमुख नाट्य होता है खम्ब स्वांग। कौन सा होता है? खम्ब स्वांग। याद कर लेना, पिछली वाली प्री में पूछा हुआ है। खम्ब स्वांग किसका प्रमुख लोक नाट्य देखने को मिलता है? तो किसका हो जाएगा आपको? खम्ब स्वांग देखने को मिलता है आपको
कोरकू जनजाति। अब कहाँ निवास करती? निमाड़ वाले रीजन में करती है ना, निमाड़ में करती। तो निमाड़ में ही अपन एक लोकनाट्य पढ़ेंगे इसी टाइप से, खम्ब स्वांग, तो किसका है? कोरकू जनजाति का। क्लियर? अब देखो एक प्रथा, एक और प्रथा पाई जाती है इनमें, मृतकों की सिंडोली प्रथा। किसकी? सिंडोली प्रथा। अब क्या होती है बेसिकली, ये क्या होती है, जैसे क्रिश्चियन लोगों में जो जब मरते हैं व्यक्ति तो गाड़ देते हैं, गाड़ने के बाद एक प्लस का निशान लगाते कि नहीं लगाते? वो प्लस आपने टीवी पिक्चरों में देखा होगा, प्लस का निशान। तो उसी टाइप से इनमें भी एक सिडोली प्रथा पाई जाती, जहां मृतक को गाड़ते ना, वहां क्या करते, एक लकड़ी का ऐसा खंबा लगा देते। कैसा? लकड़ी का खंबा गाड़ देते। इसीलिए उस खंबे को क्या, किस नाम से उस प्रथा को सिडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। वही क्लियर देखो, मृतक संस्कारी जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का क्या करते हैं, एक स्तंभ गाड़ देते, वही चीजें होने वाली। इनकी उत्पत्ति महादेव और रावण के वंश से क्या हुई मानी गई। रावण के वंश से मानने के कारण ये क्या करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं और मेघनाथ पर्व मनाते। ठीक, मानी है ना, मानी गई। कोरकू जनजाति महादेव और रावण से इनकी उत्पत्ति। क्लियर है कोरकू जनजाति का क्लासिफिकेशन वगैरह। और एक चीज लिख दो कि सर्वाधिक सरकारी नौकरियों में यही है ना, सर्वाधिक गवर्नमेंट जॉब्स में कौन? लिख लो इसको, गवर्नमेंट जॉब में कौन से देखना हो, सर्वाधिक गवर्नमेंट जॉब में आपको कौन सी जनजाति थी? कोरकू ही देखने को मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला। कुछ कुछ स्पेशल फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन अपनी फिर जनजातियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पनिका जनजाति और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में निवास करने वाली मध्य प्रदेश के कौन सा पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलती। ये बेसिकली कैसे होते, कबीर को काफी मानते हैं, मानने वाली जनजाति होती। कौन सी? कबीर को मानने वाली जनजाति होती पनिका जनजाति। तो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीर पंथी है, तो आपका आंसर कौन सा? पनिका जनजाति देखने को मिलती। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती और अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर आधारित है। इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कपड़ा बुनाई पर आधारित आपको इनकी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। क्लियर है? कपड़ा बुनाई पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके बाद देखो उराव जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका युवा गृह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपने, घूम कोरिया। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगभग मंडला डिंडोरी के आसपास निवास करने वाली जनजाति। इनका प्रमुख नृत्य सरहुल है। और कुरुक जनजाति मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? महतो के नाम से जाना जाता है। खूटिया पटेल के पंचायत के प्रमुख को किस नाम से, खूटिया पटेल किस पंचायत के प्रमुख या किस जनजाति के पंचायत के प्रमुख को खूटिया पटेल कहा जाता है? ऑप्शन सुनो, बेगा, भील, सहरिया, कोरकू। सहरिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को इस नाम से जाना जाता है। घूम कोरिया युवागृह पूजा स्थल इनका बग्घी। वो तो आएंगे, यही तो कंफ्यूजिंग पॉइंट, इसीलिए अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं इनको। आराम से पढ़ने का मेन रीजन यही है कि जो है, और मैं कल खत्म करवा सकता था इसके ऊपर, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने सोचा कि आराम से करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएगी। इसको मल्टीपल पर टाइम 2 से 3 बार अगर आपने पीडीएफ रिवाइज कर लिया, ग्रुप में ऐड हो, एप्लीकेशन पे ऐड हो, जहां अटको वहां खोली क्लास एक बार और देख ली, जहां अटको एक बार खोली क्लास देख लिया, तो आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर? इसी टाइप से आपको देखते चलो। एक होती बिजवाड़ जनजाति, ये बेगा जनजाति की उपजाति देखने को मिलती है। और ये सारी चीजें कि इसकी और नरोतिया भरोतिया नहर कटमेना जैसे डांस ये करती है। इसके अलावा देखा था ना बिजवाड़ नरोतिया भरोतिया राईमेना कटम, हाँ हाँ वही तो बेगा नहीं तो ये थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर दे दिया, ये रिवीजन के पर्पज से दे रखी इन्होंने। कोरबा जनजाति की अगर बात करें तो कोल जनजाति की एक उपजाति देखने को मिलती। मेयारी नजर आ रहा ना? ये प्रश्न 2020 की मुख्य परीक्षा के जो है पार्ट बी, सेकेंड पेपर के पार्ट बी में 5वीं यूनिट में जाओगे आप तो हेल्थ और मध्य प्रदेश की जनजातियां वहां मेंशन आपकी देखने को मिली। तो वहां आपको ये प्रश्न देखने को मिला था मेयारी। मेयारी जिसने देखा वहां मीन्स मैं भी था, मेरी खुद की हवा टाइट हो गई थी। मेयारी क्या है समझ ही नहीं आया। मेयारी बेसिकली आपको कोरबा जनजाति क्या देखने को मिली? पंचायत देखने को मिली। तो किसकी? कोरबा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता? मेयारी के नाम से आपको देखने को मिले। कोरबा जनजाति की पंचायत मेयारी नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा और देख लो, ये अपनों ने देख लिया ना, ऑपरेशन है ग्रीन गोरिल्ला चलाया गया जो कोरकू और गोंड जनजाति के द्वारा चलाया गया। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जो सरकारी भवन वगैरह इनके आसपास फलदार वृक्षों को लगाया जाएगा, यही ऑपरेशन
ग्रीन गोरेला देखने को, सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों को लगाया जाए। कौन सी जनजाति? दो जनजाति, गोंड और कोरकू, याद रखना। कौन सी जनजाति? गोंड और कोरकू। तो पूछ लेगा ऑपरेशन ग्रीन गोरेला निम्नलिखित में से किस जनजातियों के द्वारा चलाई जा रही है? युग्म में दे देगा गोंड, कोरकू, सहरिया, भारिया, बेगा, भील, कोरकू, गोंड। रिवीजन करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी? कोरकू और गोंड हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे। देखो, एक होता है हल्बी जनजाति। हल्बा जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति देखने को मिलती है। कहाँ पे? मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति देखने को मिलती है। इसी टाइप से क्वार जनजाति देखने को मिलती, सीधी शेड्यूल पर निवास करने वाली जनजाति। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं बेसिकली, इसलिए इनके बारे में कम देंगे। एक होती है खेरवाड़ जनजाति। खेड़ से कत्था बनाने वाली जनजाति शिवपुरी, अपनों ने देखा था पूरा उत्तरी क्षेत्र में पढ़ रहे थे। तीन जनजातियां पढ़ी थी, शोर पढ़ी थी। एक पढ़ी थी खेरवाड़, खेरवाड़ है ना, एक पढ़ी थी सहरी। तो इसमें से कौन सी जनजाति? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना में निवास कर। एक और कौन सी है? कोई शोर, टीकमगढ़, छतरपुर में निवास करने वाली जनजाति देखने को मिलती। अब डांसेस देख लो कुछ कुछ फेमस, जैसे बेगा जनजाति के डांस देख लो, डांस नृत्य, ठीक है। तो कौन कौन से? कर्मा नृत्य, परधोनी नृत्य। कर्मा नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। परधोनी नृत्य रीना, टीना, गोचो, गोंडी, वो रीना, टीना, गोचो, गोंडी गोंड जनजाति में देखने को मिले। इसमें रीना होता है। बिमला नृत्य देखा था और सजनी और दीवानी देखा था। कर्मा नृत्य, परधोनी, और कौन सा हो गया? रीना नृत्य, बिमला नृत्य, सजनी नृत्य, और कहाँ निवास करती है? मंडला बालाघाट जिले में निवास करती है, उसी क्षेत्र में देखने में। इसी टाइप से कोरकू जनजाति के तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति में पड़ा था। इसके अलावा दो और याद करना है, ढांडल नृत्य और गदली नृत्य देखने को मिलते हैं। ढांडल और गदली याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब भले अटपटे से हूँ पर याद तो करने पड़ेंगे, पास होना है तो याद तो करने पड़ेंगे, है ना। तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति में। ढांडल, ढांडल नृत्य किस में पाया जाता है? किस जनजाति में पाया जाता है? तो कोरकू जनजाति। और गदली नृत्य की अगर बात करेंगे तो गदली नृत्य किस में पाया जाता है? कोरकू नृत्य में नहीं, कोरकू जनजाति में पाई। नींद आने लगी क्या? एक्टिवनेस रखो थोड़ी। इसी टाइप से भारिया जनजाति के भड़म सेतम देख लिया। मुड़िया जनजाति की देख लेना। मुड़िया जनजाति में पाया जाता है गौर नृत्य, अपनों ने पढ़ा ना। गौर नृत्य पढ़ा नहीं पढ़े? मुंडिया जनजाति। पंडवानी नृत्य भी आपको मुड़िया जनजाति में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की एक बहुत महिला फेमस थी पंडवानी नृत्य से, तीजन बाई। क्या नाम था? तीजन बाई। तो तीजन बाई का संबंध किस डांस से? इसी डांस से देखने को मिलता है। किससे? पंडवानी नृत्य से देखने को मिलता है। क्लियर? ये गोंड जनजाति हो गई। क्लियर? कौन सी हो गई? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की प्रमुख कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू। कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू, ऐसे लाइन से बोलोगे याद हो जाए। कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू, ऐसे 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाए। कौन सा? हाँ, कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू। सहरिया दुलदुल घड़ी याद रख लेना। इसमें लहंगी नृत्य भी किसमें किया जाता है? सहरिया जनजाति में। और रागिनी नृत्य भी किया। दुलदुल, लहंगी, रागिनी। रागिनी लहंगी पहन के कौन सा डांस कर रही? दुलदुल घोड़ी डांस कर। इसे ट्रिकी बना के याद करना आसानी से। रागिनी क्या कर रही? लहंगी पहन के क्या कर रही? दुलदुल घोड़ी डांस कर रही है ना। ऐसे याद करना तो याद हो जाए। ये तो कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू, ऐसे लाइन से बोलोगे तो याद हो जाए। ठीक है, कर्मा, सेला, गेंडी, गोचू। एक कौन सा? गौर और पंडवानी किसमें? मुड़िया जनजाति में देखना मुझे, है ना। तो मुड़िया गांव में क्या? एक गौर डांस कर रही है, और डांस कैसा कर रही? पंडवानी टाइप का डांस कर रही, नीचे पढ़ पढ़ के डांस कर रही है ना। तो कौन सा? पंडवानी डांस। ऐसे याद करना, अपनी ट्रिके बनाना कुछ। अब इनको क्या ऐसे याद कर लोगे ना ट्रिके बना के, तो उससे वैसे तो मैं ट्रिके बना के याद करने का सजेस्ट नहीं करता हूं, पर कुछ ऐसे टॉपिक अब, हाँ क्लिक, तो वहां आपकी क्या होंगे एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ सब। वैसे तो अपन एक एक करके इन डांसेस के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो आपको कैसे क्या मेन मेन जो डांस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। इससे क्या हुआ, आपको पता रहेगा कि इस डांस में कैसे क्या होता है, कैसे क्या रहने वाला सिनेरियो पूरा। कुछ जो है आप ये देख लो सामुदायिक। तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। जहां जो जैसी जनजाति जहां जहां निवास करेगी, वहां वहां आपकी उसको जो है रेडियो केंद्र देखने को मिलेंगे। जैसे भील जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र देखने को मिलेगा अलीराजपुर में, भारिया छिंदवाड़ा में,
कोरकू जनजाति खंडवा में और सहारिया जनजाति का श्योपुर में देखने को मिलेगा। अब जनजातियों की उपजाति आपको यहाँ भी दे रखी है ताकि किसी प्रकार का कोई जो है कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत ज्यादा दे रखी है, अपनों ने जो जो पढ़ी ना वहां वो देख लेना। जैसे गोंड जनजाति में कौन सी पढ़ी थी? कोलाई भूतिस पढ़ी थी, ओझा पढ़ी थी, प्रधान पढ़ी थी, एक और नागरची होती है उसमें, है ना, अगरिया होती है ना, अगरिया, प्रधान, नागरची, कोलाई भूतिस। देखो अगरिया हो गई, है ना, प्रधान हो गई, प्रधान हो गई, ओझा हो गई, कोलाई भूतिस हो गई, अबुज माड़िया भी हो गई इसी की एक उपजाति, और मुड़िया जनजाति भी किसकी, इसी की उपजाति देखने को मिलती। क्लियर। इसके बाद बेगा की अगर बात करें तो बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, राईमेना, कठमेना, इतनी याद कर लेना। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, राईमेना, कठमेना, ऐसे लाइन से बोलोगे याद हो जाएगी। कोल जनजाति की देखने को मिलेगी कौन सी? भूमिया, रोतिया, रोतेले, रोतिया, रोतेले। भूमिया की होती रोती है। भील जनजाति की भिलाला, बरेला, पटियाला, तड़वी और उजिला। कोरकू जनजाति कौन सी? बोबई, बवारिया, रूमा और पठारिया। हाँ, कोरकू जन बोबई, बवारी, रूमा, पठारिया देखने को मिलती। अब बात करते किसके ऊपर? जनजातियों की पंचायत के प्रमुख। देखिए अपनों ने उराव का महतो, खेरवार का महतो, मांझी, मुंडा का, परहा राजा, बेगा का, पटेल और कोल का। एक ऐड कर लो इस पे, एक ऐड कर लो। ठीक है, कर लिया ऐड। तो क्या हो गया? गोंड जनजाति का राजा है भोई, उराव जनजाति के महतो, खेरवाड़ जनजाति का महतो मांझी, मुंडा जनजाति का देखने को मिलता है परहा राजा, बेगा जनजाति का पटेल और कोल जनजाति का आपको देखने को मिलेगा गोहिया या गोहिया, गोतिया, और सहरिया जनजाति का देखने को मिलेगा खुटिया, पटेल। अब इसके अलावा कार्य भी देखो, कार्य देख लो, जनजातियों संबंधित कार्य देख लेते, है ना। तो अगर ये जनजाति क्या करती, लोहे से संबंधित कार्य करती है, ये देखा था, लोहासुर इनके प्रमुख देवता होते। इसी टाइप से खेरवाड़ जनजाति खेर से कत्था बनाने का काम करती। क्या करती? खेर से कत्था बनाने का काम कौन सी जनजाति करती? खेरवाड़ जनजाति करती। ठीक है। इसी टाइप से बेगा जनजाति क्या करती? जड़ी बूटियां देने का काम करती। कोरकू जनजाति भूमि को खोदने का काम करते। ओझा गोदना करे का, कोल कोयला खदानों में काम करने वाले हलवा जनजाति कृषि कार्य करते और क्या बनाते? पोहा भी बनाते, जिसे चिवड़ा कहा जाता है ना। प्रधान संगीत कार्य करते और मुड़िया जनजाति क्या करती? ये भी लौह शिल्प का कार्य करने वाली जनजाति होती है। क्लियर। ये देख लिया, एक बार देख लेना। अगर यह लौह शिल्प का खेरवाड़ जनजाति खेर से कत्था बनाने का काम करती है। बेगा जनजाति बीमारी, जड़ी बूटी, कोरू जन भूमि खोदने का, ओझा गोदने का, कोल कोयला खदानों में हलवा कृषि कार्य करने का, चिवड़ा प्रधान गाथा का, मुड़िया जनजाति ये देखने को मिलती है। अब बात करते कुछ जनजातियों संबंधित पुस्तकों की। ठीक है, आ भी सकती है, देख लेना, दो चार बार पढ़ोगे। वैसे तो अपन जनजातियों में पढ़ चुके हैं इनको। वेरियल एल्विन की प्रमुख कौन सी? द बेगा है, द मुड़िया है, द गोर है, द अगरिया, इनकी प्रमुख देखने को मिलती है। कौन कौन सी? द मुड़िया, द गोर, द अगरिया, द बेगा देखने को मिलती। दो चार बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी। श्याम चरण दुबे की द कमार देखने को मिलती। टीबी नायक की द भील्स स्टडी देखने को मिलती। अबूज माड़िया देखने को मिलती और बारह भाई भिजवाड़ देखने को मिलती। फिर श्याम राव की देखने को मिलेगी द प्रधान, WS ये याद कर लेना, इसकी इसकी याद कर लेना, और जॉर्ज ग्रियर्सन की याद कर लेना। बस काम खत्म। कौन कौन सी? वेरियल एलिमेंट की याद करना, जॉर्ज ग्रियर्सन की और टीबी नायक की याद कर लेना। बस इसके अलावा आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। फिर आपकी श्रद्धा अनुसार आप याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब कुछ जनजातियों संबंधित पेय पदार्थों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी जनजाति को कौन सा पेय पदार्थ जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, उनमें पसंदीदा देखने को मिलता है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसमें? पेय पदार्थों की। तो सबसे पहले सल्फी। सल्फी किसमें देखने को मिलता है? मुड़िया या माड़िया जनजाति में आपको सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ताड़ी से, ये बेगा नहीं। ताड़ी किसमें देखा था? भील में ज्यादा फेमस देखने को मिलता है। हंडिया कोरवा जनजाति में। छिंद रस देखने को मिलता है, छिंद से प्राप्त करते हैं माड़िया, अबूझ माड़िया में। और पेज गोंडिया भारिया में और कोसवा उराव जनजाति में। क्लियर, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, कल संडे, कल आ सकते हो क्लास? क्लास मत आना, एक काम कर, घर पे बैठना आराम से,
एप्लीकेशन ऑन करना, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना। ठीक है, कितनी बजे से? 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी और जितनी मेरी क्षमता होगी उतने बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, है ना। कितने बजे तक? अब 11 भी हो सकते, 11:30 बजे तक भी हो सकते। 3 घंटे, 3.5 घंटे की मैक्सिमम आपकी क्लास रहेगी कल वाले लेक्चर। सोमवार के दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी और मंगलवार के दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी। क्लियर है? तो संडे के दिन अपन आराम से पढ़ेंगे। आ जाना बोली, नहीं तो एक काम करना, फालतू परेशान मत होना, आराम से एप्लीकेशन पे बैठ के घर पढ़ना, है ना। क्योंकि सर की क्लास रहेगी नहीं, मेरी अकेले की रहेगी, आप परेशान हो गए फालतू में 2-3 घंटे पढ़ने आओ। इससे बढ़िया आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ लेना। क्लियर है? तो ऑनलाइन वाले आप भी सुन लेना कि आपकी क्लास रहेगी कल संडे के दिन, है ना। तो कल वाले जो क्लास रहेगी अपन, उसमें बहुत सारा कुछ डाटा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन जनजातीय व्यक्तित्व जो बचे रहे वो खत्म करेंगे। उसके बाद अपन मध्य प्रदेश की जनगणना वाला पोर्शन है वो भी पूरा खत्म करेंगे। जनगणना हो जाएगी और भारत की जनगणना वाला पोर्शन भी खत्म कर। यहाँ से ट्रिक बता दूंगा, आपके पास सोमवार मंगलवार के 2 दिन होंगे। मध्य प्रदेश और भारत की पूरी जनगणना आपको याद करने लानी, और वो दो पेज तो आपको याद करते चलना ही। मध्य प्रदेश और भारत दोनों की जनगणना में आपको कल वाले लेक्चर में करवाने वाला हूँ। क्लियर है? तो 3 घंटे 4 घंटे तक आपकी क्लास रहेगी। कोशिश करेंगे कल की कल तीनों टॉपिक अपने कवर हो जाए। तरीके में बता दूंगा, जैसे इंडिया की कैसे याद करना, आपको याद करने में परेशानी आ रही, कुछ आंकड़े तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनका तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो कुछ आंकड़े अपन देख लेंगे, है ना, और बाकी की चीजें हो जाएगी। तो बेसिकली आपकी संडे के दिन मैराथन क्लास रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं, जो 3-4 घंटे तक आपकी चलने वाली लगातार। 3 टॉपिक आपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर कौन सा जनगणना वाला बचेगा, और एक कौन सा बचेगा? मध्य प्रदेश की जनगणना हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अपन बुधवार को मिलेंगे, ठीक है, तो फिर बुधवार के दिन से अपन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ना? तो क्या करेंगे अपन? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कब से? बुधवार से। अब आप पढ़ के लाए हो कि लाए हो? लाइव पूछूं? पूछो। हाँ, ये भी जुड़ी हुई है लड़की। तुम भी देना आंसर, ऐसा नहीं कि बस यूं है कि लाइव बैठ के देख रहे हो तो आंसर दो ही नहीं, जैसे कमेंट करके आंसर देना। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न, है ना। सबसे पहले बताओ कि हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना है? फर्स्ट वाला ही। अच्छा बताओ, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? हाँ, ऑप्शन ले लो। टैक्स कलेक्ट करने से, राजकीय भूमि के संरक्षण से है, ठीक है, और ऑप्शन सुनो। राजकीय भूमि के संरक्षण से, राजस्व विभाग से है, ये राजकीय भूमि के संरक्षण से है, टैक्स कलेक्ट करने से। तीनों में से एक आंसर बताओ। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? राजकीय भूमि के संरक्षण से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और देखो, अध्यक्ष तो बोला था ना मैंने याद करने की। अब बात बताओ आप, जैसे लोहा अध्यक्ष तो आपको पता ही है कि लोहे से संबंधित हो गए। हाँ, पणा अध्यक्ष याद कर लेना। पणा अध्यक्ष किससे संबंधित है? तो देखो, जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी में आपको जो है टैक्स कलेक्ट करने की